आज मेरा बर्थडे है। मैं जिस लड़की से 5 सालों से प्यार करता हूँ, आज मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। मैं उसके लिए फ्लावर्स भी खरीद लेता हूँ। उसे ये फ्लावर्स जरूर से पसंद आएंगे। पर तभी जब मैं अपने रास्ते से गुजर रहा होता हूँ, मैं उसी लड़की को एक लड़के के साथ होटल से निकलता हुआ देखता हूँ। वो लोग एक दूसरे के काफी करीब खड़े होते हैं और उसके बाद वो दोनों किस भी करते हैं। ये सब होता हुआ मैं देख लेता हूँ। जैसे ही मेरी क्रश मुझे नोटिस करती है, वो तुरंत कहने लग जाती है, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मुझे ये सब देखकर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा होता। मैं उससे कहता हूँ, मैं 5 सालों से तुम्हारे पीछे पड़ा था। आज मेरा बर्थडे है। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे अभी नहीं मिल पाओगी क्योंकि तुम बिजी हो, पर तुम इस लड़के के साथ होटल में क्या कर रही थी? ये सुनने के बाद मेरी क्रश कहती है, क्या मजाक कर रहे हो? मैंने तुम्हें कभी भी सीरियस नहीं लिया। तुम बस एक सिंप हो और मुझे तुम्हारा बर्थडे क्यों याद रखना चाहिए? ना ही तुम अमीर हो और ना ही तुम हैंडसम हो। ये सुनने के बाद मैं एम्बेरस हो जाता हूँ। वो मेरा और मजाक उड़ाती है। दोबारा से मेरा पीछा मत करना, मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ और मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। ये कहते हुए वो मुझे थप्पड़ मार देती है, जिसकी वजह से मेरे हाथों में जो फूल थे वो गिर जाते हैं और वो यहीं पर नहीं रुकती। वो उन फूलों पर पैर रखती है और उन्हें कुचल देती है। ये देखने के बाद मैं पूरा टूट जाता हूँ और मैं उससे कहता हूँ, मुझे अब जाकर समझ आया कि तुम किस टाइप की लड़की हो। अगर मैं तुम्हारे पीछे दोबारा आता हूँ तो फिर पक्का मैं कुताऊँ। ये कहकर मैं जाने लगता हूँ। ये सुनने के बाद मेरी क्रश कहती है, वो देखो तो अब ये एटीट्यूड दिखा रहे हैं। उसके साथ जो लड़का होता है वो कहता है, अरे तुम उसके बारे में टेंशन मत लो, वो बस एक सिंप है, चलो हम लोग चलते हैं। मैं रास्ते पे चलते हुए कह रहा होता हूँ, मेरी कॉलेज लाइफ इतनी ज्यादा अच्छी थी और मैं उसे ऐसे जी रहा हूँ। मैं एक ऐसी लड़की के पीछे पड़ा था जिसके लिए मैं कुछ भी कर दूं तब भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा। 5 साल उस पर बर्बाद करने के बाद मैं कसम खाता हूँ कि मैं सिंगल मर जाऊंगा, पर मैं दोबारा खुद से किसी लड़की के पीछे नहीं भागूंगा। तभी मेरे साथ कुछ होता है। सिम सिस्टम को एक्टिवेट किया जा रहा है। कांग्रेचुलेशन, आपको सिम सिस्टम से जोड़ दिया गया है। आपको पहला सिम फंड मिला है 1 मिलियन। आपका मेन क्वेस्ट है, आपको सारी लड़कियों को अपने पीछे पागल करना है और अगर आप इस चीज में फेल होते हैं तो आपका सारा सिम फंड फ्रीज कर दिया जाएगा। मुझे इस सिस्टम को देखकर काफी गुस्सा आता है और मैं कहता हूँ, मैंने अभी अभी फैसला किया था कि मैं सिम्प नहीं बनूंगा और अब जाकर मुझे ये सिस्टम मिल रहा है। और आखिर ये सिम सिस्टम है क्या? उसके बाद मैं उस सिस्टम को ओपन करता हूँ और उसे समझने लगता हूँ। बेसिकली मुझे सिम फंड से जो पैसा मिलेगा उसका इस्तेमाल करके मुझे सुंदर सुंदर लड़कियों को पटाना है, पर अब मुझे लड़कियों का पीछा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये 1 मिलियन जो कि मुझे सिम फंड से मिला है, मैं इसे खुद के लिए इस्तेमाल करूंगा। ये सिस्टम मुझे एक क्रेडिट कार्ड देता है जिसमें वो 1 मिलियन होते हैं जो कि मुझे इस सिस्टम ने दिए हैं। मैं एक सुपर मार्केट जाता हूँ और पहले तो वहाँ से कुछ कैंडीज खरीदता हूँ। सिस्टम मुझे तुरंत वार्निंग देता है कि मैंने 12 युआन खर्चा कर दिए हैं, पर इससे कोई भी लड़की इंप्रेस नहीं हुई। ये देखने के बाद मैं समझ जाता हूँ कि ये सिस्टम मुझे सिर्फ वार्निंग्स देगा, ना कि कोई रियल पनिशमेंट। मैं इस सिस्टम की बात नहीं मानने वाला और ये मेरा कर भी क्या लेगा। इसके बाद मैं इस सुपर मार्केट से बहुत सारी खाने की चीजें खरीदने लगा हूँ। सिस्टम मुझे वार्निंग दिए जा रहा था पर मैं उसकी बात नहीं सुनता हूँ। मैं उस सुपर मार्केट से बाहर निकलता हूँ और कहता हूँ, खुद पर पैसे खर्च करने में काफी मजा आता है और ये तो अभी बस शुरुआत है। अब मैं कुछ ज्यादा ही महंगी चीजें खरीदने वाला हूँ। मैं कपड़ों की शॉप में जाता हूँ और वहाँ पर एक सूट ट्राई करता हूँ। अपने आप को मिरर में देखता हूँ और मैं काफी अच्छा दिख रहा होता हूँ। मैं इस आउटफिट को खरीद लेता हूँ। तभी उस कपड़ों की शॉप में 2 लड़कियाँ आती हैं। उसमें से एक लड़की मुझे देखते ही पहचान जाती है। मुझे देखते हुए वो दूसरी वही लड़की से कह रही होती है, ये तो हमारे कॉलेज का लिन चुआन है जो कि हमारी डिपार्टमेंट ब्यूटी क्वीन जैंग यान के पीछे पड़ा था। उस लड़की के साथ जो दूसरी वही लड़की होती है वो काफी ज्यादा सुंदर होती है। वो मुझे देखकर कह रही होती है, क्या सच में ये वही लड़का है? पर जैसा रूमर्स में था ये उससे काफी अलग दिख रहा है। जैसे ही वो ये चीज कहती है, सिस्टम मुझे बताता है कि मेशिंग का अफेक्शन पास से बढ़ गया है। वो तुरंत मुझे उस लड़की की पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता है। नाम ये मेशिंग, उम्र 22 साल, लुक्स में 8.3 आउट ऑफ 10। इस लड़की को देखते ही मैं अपने मन में कहता हूँ, ये तो जिंघा यूनिवर्सिटी की कैंपस ब्यूटी है। ये मेशिंग आखिर मुझे देखने के बाद इसका अफेक्शन क्यों बढ़ गया? अब मुझे इस सिस्टम का मोटिव समझ आ गया। जब मैं कपड़े खरीद रहा था तब मुझे कोई भी सिस्टम ने वार्निंग नहीं दी, तो यही तरीका है लड़कियों को इम्प्रेस करने का। इसका मतलब है मुझे धीरे धीरे सारा पैसा खुद पर खर्च करना है और उसे देकर ये लड़कियां मेरे पास आ ही जाएंगी। मैं जब उस स्टोर से निकल रहा होता हूँ तभी मेशिंग मुझसे कहती है, लिन चुआन, क्या तुम यहाँ पर शॉपिंग करने आए हो? तुम इन कपड़ों में काफी अच्छे लग रहे हो। मैं ये सुनने के बाद उससे कहता हूँ, मुझे फैशन के बारे में इतना कुछ पता नहीं। इस स्टोर की सेल्स वुमेन ने मुझे जो भी रिकमेंड करा मैंने उसे ले लिया। मुझे अभी भी जूते और घड़ी लेनी है। ये मेशिंग, तुम्हारा फैशन सेंस काफी अच्छा है, क्या तुम मेरी मदद करोगी शॉपिंग करने में? ये सुनने के बाद मेशिंग कहती है, फिक्र मत करो, मेरी चॉइसेस काफी अच्छी होती हैं। तुम्हारा आज का बजट कितने का है? ये सुनने के बाद मैं उससे कहता हूँ, करीब 5 से 6 लाख। ये सुनकर वो दोनों लड़कियां शॉक हो जाती हैं और मेरे लिए इनका अफेक्शन भी नहीं बढ़ता। ये लड़कियां पक्का सोच रही होंगी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। खैर, मेशिंग मुझसे कहती है, क्या तुम साथ में शॉपिंग करना चाहोगे? मैं कहता हूँ, क्यों नहीं, ये तो मेरे लिए ही अच्छा है। इसके बाद मैं अपने मन में सोचता हूँ, यही मेरा मौका है इसका अफेक्शन बढ़ाने का। उसके बाद हम एक दूसरी शॉप में जाते हैं। मेशिंग एक बेल्ट को उठाती है और कहती है, ये बेल्ट तुम पर काफी अच्छी लगेगी। मैं तुरंत अपना कार्ड निकालता हूँ और जाकर इस बेल्ट को तुरंत खरीद लेता हूँ। ये बेल्ट 4800 युआन की होती है, पर मुझे क्या, इसके पैसे तो सिस्टम दे रहा है। खैर, ये करने के बाद मेशिंग का अफेक्शन वापस से 5 से बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद हम एक जूतों की शॉप में जाते हैं। मेशिंग मुझे कुछ स्नीकर्स रिकमेंड करती है, मैं उन्हें भी तुरंत खरीद लेता हूँ। ये जूते 7300 युआन के होते हैं। मेशिंग का अफेक्शन वापस से बढ़ता है। उसके बाद हम एक घड़ी की शॉप में जाते हैं। मेशिंग एक रोलेक्स की वॉच को उठाती है और कहती है, ये वॉच अच्छी तो है पर ये काफी महंगी है, क्या तुम ये लेना चाहोगे? मैं मेशिंग से कहता हूँ, मुझे तुम्हारी चॉइस पर विश्वास है, और मैं उस घड़ी को भी खरीद लेता हूँ। मैं पैसों में अंधा हो चुका हूँ। खैर, ये घड़ी 5,28,000 युआन की होती है। मेशिंग अब मुझसे अच्छा खासा इंप्रेस हो रही होती है। उसका अफेक्शन वापस से बढ़ जाता है। मैं उन दोनों लड़कियों के साथ शॉप से बाहर निकलता हूँ और अपने मन में सोचता हूँ, मैंने अभी तक अपने पैसों को लड़कियों पर खर्चा नहीं करा है। मेरा पहला मेन क्वेस्ट कंप्लीट होने वाला है। असल में तो मैं पैसों से लड़कियों के लिए
सामान नहीं खरीदना है, बल्कि खुद महंगे सामान खरीद कर उनके आगे शो ऑफ करना है। तभी मेरे सामने मेरी क्रश और उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। वो मुझे देखते ही तुरंत चिल्लाने लगती है, लिन चुआन, आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुम अब से मेरा पीछा करना बंद कर दोगे और अब तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो। मैं ये सुनने के बाद कहता हूँ, सच में तुम थोड़ी पागल हो। मैं इस मॉल में शॉपिंग करने के लिए आया था। पीछे मेशिंग को उसकी दोस्त बताती है, यही लड़की जैंग यान है जिसके पीछे 5 सालों से लिन चुआन पड़ा हुआ था, पर अब ऐसा लगता है कि इसने उसका पीछा छोड़ दिया है। जैंग यान अभी भी बोलना नहीं बंद कर रही होती और वो कह रही होती है, तुम इनोसेंट बनने का ट्राई मत करो। अगर तुम यहाँ पर मेरा पीछा नहीं कर रहे हो तो तुम इस फैंसी मॉल में क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो यहाँ से कुछ खरीदने की औकात भी नहीं है। इस लड़की की बातें सुनकर मैं सच में रेज बेट हो जाता हूँ। मुझे काफी गुस्सा आता है और मैं कहता हूँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या ये मॉल तुम्हारे बाप का है जो मैं यहाँ पर नहीं आ सकता? ये सुनने के बाद जैंग यान वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड मुझसे बोलता है, लिन चुआन, मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ, जैंग यान से दूर रह। अगर तुम दोबारा उसका पीछा करते हो तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा और तुम्हें जेल के अंदर करवा दूंगा। मैं उसके बॉयफ्रेंड से कहता हूँ, तुझे जो समझना है समझ, मैं बस यहाँ पर एक फ्रेंड के साथ शॉपिंग कर रहा था। ये सुनने के बाद जैंग यान कहती है, क्या तुम कोई दूसरा बहाना नहीं बना सकते हो? कौन लड़की भला तुम्हारे साथ शॉपिंग करना चाहेगी? ये सुनते ही मेशिंग आगे बढ़ती है। वो एक स्माइल के साथ आगे आती है, मेरा हाथ पकड़ती है और मुझसे कहती है, लिन चुआन, क्या हुआ? ये लोग तुम्हें रोके हुए क्यों हैं? मैं उससे कहता हूँ, अरे ये कुछ भी नहीं है, ये लोग बस पागल हैं। मेशिंग कहती है, अगर ये कुछ जरूरी नहीं है तो चलो हम वाले स्टोर को भी जाकर चेक करते हैं। मैं मेशिंग से कहता हूँ, तुम्हारा शुक्रिया मेरी शॉपिंग में मदद करने के लिए। आगे एक ब्यूटी सैलून है, तुमने आज मेरे लिए इतना करा, इसीलिए तुम्हारे ब्यूटी ट्रीटमेंट के पैसे मैं दूंगा। ये कहकर मैं उन दोनों लड़कियों के साथ आगे जाने लगा हूँ। जैंग यान और उसका बॉयफ्रेंड दोनों ही मेशिंग को पहचान जाते हैं। वो लोग काफी हैरान होते हैं और वो लोग कहते हैं, ये तो मेशिंग है, जियांगहाई यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की, हर लड़का उसे पसंद करता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो लिन चुआन के साथ शॉपिंग कर रही है। जैंग यान का बॉयफ्रेंड कह रहा होता है, पर लिन चुआन तो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, तो आखिर इतने महंगे मॉल में वो शॉपिंग कैसे कर पा रहा है? जैंग यान कहती है, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, चलो इनका पीछा करते हैं। मैं उस ब्यूटी सैलून में जाता हूँ जिसकी मैंने बात करी थी और वहाँ पर जाकर उन दोनों लड़कियों के लिए स्किन केयर का पैकेज खरीद देता हूँ जो कि 2000 युआन का होता है। जैंग यान दूर से ये सब देख रही होती है और वो कहती है, उसने स्किन केयर के इतने महंगे पैकेज को बिना सोचे समझे खरीद लिया। आखिर लिन चुआन के पास इतना ज्यादा पैसा आया कब? मैं सैलून के अंदर सोफे पर बैठा होता हूँ, मैं लग्जरी ब्रांड्स की चीजों से चमक रहा होता हूँ। जैंग यान मुझे देख रही होती है, वो मेरी घड़ी भी देख लेती है। उसे यकीन नहीं हो पा रहा होता कि मैंने रोलेक्स की इतनी महंगी वॉच कैसे खरीद ली। सिस्टम मुझे जैंग यान के बारे में बताता और कहता है, इस लड़की का नाम जैंग यान, लुक्स में 8 आउट ऑफ 10। पोस्ट को देखने के बाद जैंग यान का अफेक्शन 5 से बढ़ गया। ये देखकर मैं हैरान हो जाता हूँ क्योंकि मैंने इस लड़की के लिए उन 5 सालों में हर एक चीज करी थी, तब भी मैं इसे जरा सा भी पसंद नहीं आया और आज सिर्फ मुझे देखने के बाद इसका अफेक्शन बढ़ गया। सच में पैसों से तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं उस सैलून से अपना हेयर कट भी करवा लेता हूँ और उसके बाद उस सैलून से बाहर निकलता हूँ। मेशिंग भी मेरे साथ बाहर निकलती है। मुझे ऐसे देखने के बाद वो अपने मन में सोच रही होती है, लिन चुआन की शक्ल पहले से ही काफी अच्छी थी, पर इसने कभी अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया और अब जब इसने खुद के ऊपर पैसे खर्चा किया तो ये अचानक से इतना अच्छा दिखने लगा। मेशिंग का अफेक्शन वापस से बढ़ता है। जैंग यान और उसका बॉयफ्रेंड अभी भी मेरा पीछा कर रहे होते हैं। मुझे देखने के बाद जैंग यान बोलती है, ये तो अजीब है, मैंने कभी नोटिस क्यों नहीं किया कि लिन चुआन इतना हैंडसम है। जैंग यान का अफेक्शन भी दोबारा से बढ़ता है क्योंकि जैंग यान मुझे घूरे जा रही थी। ये देखकर उसके बॉयफ्रेंड को जेलसी होती है। मैं अपने मन में कहता हूँ, शायद से खुद के ऊपर खर्च करना बेटर है किसी और पर खर्च करने से। मैं अपनी घड़ी देखता हूँ और काफी ज्यादा टाइम हो चुका होता है। मैं उन दोनों लड़कियों से कहता हूँ, तुम लोगों को जरूर से भूख लगी होगी है ना? मैंने सुना है कि ऊपर वाले फ्लोर में काफी अच्छा रेस्टोरेंट है, मेरे साथ चलना चाहोगी वहाँ पर खाने के लिए? मेशिंग कहती है, क्या तुम उस फेवरेट रेस्टोरेंट की बात कर रहे हो जो कि ऊपर है? वो रेस्टोरेंट तो काफी ज्यादा महंगा है, हम किसी और सस्ते वाले में भी जा सकते हैं। तुमने पहले ही हमारे लिए सैलून में पैसे खर्च करे हैं। पर मैं मेशिंग से कहता हूँ, अरे कोई बात नहीं, डिनर मेरी तरफ से। जैंग यान भी दूर से ये सुनती है। वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, हे जून, मुझे भी उस रेस्टोरेंट में जाना है। ये सुनने के बाद जून कहता है, जैंग यान, तुम्हें लिन चुआन से हर चीज में कम्पीट करने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही जैंग यान गुस्सा हो जाते और कहती है, मुझसे ये मत कहना कि तुम लिन चुआन से भी गरीब हो, मैंने उसे तुम्हारे लिए छोड़ा था, तुम्हें पता है? जून कहता है, ठीक है, ज्यादा नखरे मत करो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मैं उन दो लड़कियों को लेकर उस रेस्टोरेंट में पहुंच चुका होता हूँ। हम वहाँ पर डिनर करते हैं जिसकी कॉस्ट होती है 10,000 युआन। जब मेशिंग डिनर कर रही होती है तब उसका अफेक्शन वापस से बढ़ता है। जैंग यान भी हमारे आगे वाली टेबल पर बैठी होती है। मुझे देखने के बाद वो अपने मन में सोचती है, आखिर इस लिन चुआन के पास अचानक से पैसे आए कहाँ से और अब ये कितना अच्छा दिखने लगा है। जैंग यान का अफेक्शन भी वापस से बढ़ जाता है। जून ये देखकर गुस्सा होता है और उससे कहता है, ओए तुम बहुत देर से लिन चुआन को घूर रही हो, उसे घूरना बंद करो, खाने के बाद तुम मेरे साथ मेरे प्राइवेट थिएटर में चलोगी। जैंग यान कहती है, नहीं आज मेरा मन नहीं है, मैं थकी हुई हूँ, मैं अपने घर वापस जाऊंगी। ये सुनने के बाद जून कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने आज तुम पर कितने ज्यादा पैसे खर्च करे और अब तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती? ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जब जून यहाँ से चला जाता है तब जैंग यान कहती है, ये जून भी ना कितना ज्यादा ठरकी है, बस क्योंकि आज मैं इसके साथ इसके प्राइवेट थिएटर नहीं गई तो ये नाराज होकर यहाँ से चला गया। वो लिन चुआन को याद करने लगी और कहती है, लिन चुआन ने कभी भी मुझे ऐसे ट्रीट नहीं किया, वो अब बस मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है, पर वो अभी भी मुझे पसंद करता होगा, मैं उससे जाकर माफी मांग लूंगी। हम लोग उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल आते हैं। मेशिंग अपना फोन निकालती और कहती है, आज हमें सच में बहुत ज्यादा देर हो गई, अब मुझे वापस जाना होगा, चलो एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लेते हैं ताकि बाद में कभी बात कर सके। वैसे लिन चुआन, कुछ दिनों में मेरा बर्थडे आने वाला है, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो क्या तुम मेरी पार्टी में आओगे? ये सुनने के बाद मैं कहता हूँ, अरे ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में जरूर आऊंगा। मेशिंग मुझे बाय कहकर यहाँ से जाने लगी है। वो और उसकी दोस्त दोनों। उनके जाने के बाद मैं अपने मन में सोचता हूँ, आज मुझे सुंदर लड़कियों की वजह से टोटल 53 पॉइंट्स मिले हैं, पर मेरा मिशन अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? क्या मुझे सिम फंड के पूरे 1 मिलियन खर्चा करने होंगे? तभी पीछे से जैंग यान भागते हुए आती है। वो मुझे आवाज देकर रोकती है। इसको देखने
देखने के बाद मैं अपने मन में कहता हूँ, आखिर ये लड़की मेरा पीछा क्यों कर रही है। ज़ैंग यान मेरा हाथ पकड़ के मुझे रोक लेती है और मुझसे कहती है, लिन चुआन आखिर तुम आज मेशिंग के साथ क्यों घूम रहे थे, तुम्हारे और उसके बीच क्या चल रहा है। मैं उससे कहता हूँ कि इससे तुम्हें क्या मतलब है। वो कहती है, लिन चुआन क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बर्थडे पर नहीं थी, मैं उस दिन जून के साथ थी। मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट किया है, पर तुमने भी तो मुझसे ये छुपाया कि तुम इतने ज्यादा अमीर हो। ये तो और बुरी बात है। तुमने पहले कभी मुझे कोई भी एक्सपेंसिव चीज खरीद के नहीं दी, तब भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। हाँ ठीक है, मैं जून के साथ होटल में गई थी, पर तुम भी तो मेशिंग के साथ आज घूम रहे हो, और आज सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं जून के साथ उसके प्राइवेट मूवी थिएटर नहीं गई। चलो हम एक काम करते हैं, हम एक दूसरे को माफ कर देते हैं और पहले जैसे बन जाते हैं। अगर तुम मुझे पहले जैसे ट्रीट करते हो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी बन सकती हूँ। मैं उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ और एक बैग के स्टोर में चला जाता हूँ। ज़ैंग यान भी मेरे पीछे आती है। वो मेरे पीछे चलते हुए मुझसे कहती है, क्या तुम माफी मांगने के लिए मुझे कोई गिफ्ट खरीद के दोगे। ये सुनने के बाद मैं कहता हूँ, मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं है, तो मैं तुमसे माफी क्यों मांगूंगा। ज़ैंग यान मेरी बातों पर ध्यान नहीं देती है और जाकर एक महंगी बैग को देखने लगती है। वो उसे हाथ में पकड़ कर कहती है, मुझे पता है कि तुम ये सारी चीजें इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम मुझसे गुस्सा हो, पर मुझे पता है कि तुम अभी भी मेरी चिंता करते हो। अगर तुम मेरे लिए ये $13,000 का बैग खरीद देते हो तो मैं दोबारा से तुम्हारे साथ आ जाऊंगी। इस बार मैं ज़ैंग यान की बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ और एक बैग खुद से पसंद करता हूँ और उसे उठाता हूँ। मैं उस पागल औरत पर ध्यान नहीं देता। मैं उस बैग को काउंटर की तरफ ले जाता हूँ और अपना कार्ड निकाल कर उस बैग को खरीद लेता हूँ। ये देखकर ज़ैंग यान गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुमने खुद के लिए $18,000 का बैग खरीदा है और तुम मेरे लिए $13,000 का बैग भी नहीं खरीद सके हो। ये सुनने के बाद मैं ज़ैंग यान से कहता हूँ, जिन लड़कों के साथ तुम होटल जाते हो उनसे गिफ्ट मांगो, ना कि मुझसे। क्या तुम्हारे पास थोड़ी सी भी शर्म बची है, भिखारी कहीं की। ये सुनने के बाद ज़ैंग यान को गुस्सा आता और वो कहती है, ठीक है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैंने ज़ैंग यान की बेइज्जती करी, फिर भी उसका अफेक्शन 2 से बढ़ जाता है। मैं सोचने लग जाता हूँ, क्या उसकी बेइज्जती जब होती है तब उसे अच्छा लगता है। खैर, उसके बाद मैं अपने घर आ जाता हूँ और अपने बेड पर लेट जाता हूँ। सिस्टम मुझे बताता है, कांग्रेचुलेशन, आपने पहला क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है। आपको $1,00,000 एक्स्ट्रा बोनस मिलता है और आप एक लॉटरी ड्रॉ भी कर सकते हैं। मैं उस ड्रॉ के अंदर के रिवॉर्ड्स को देख रहा होता हूँ। उसमें एक बॉडी रिफाइनिंग पिल भी होती है और कुछ रेयर बिगिनर्स आइटम भी। मैं अपने लक को देखने के लिए ट्राई करता हूँ और उस लॉटरी को ड्रॉ करता हूँ। उस लॉटरी ड्रॉ से मुझे 5 एक्स्ट्रा स्टेट पॉइंट्स मिलते हैं। ये रिवॉर्ड इतना भी कुछ खास नहीं था, पर फिर भी काफी अच्छा है। मैं उन 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स को अपने स्टेट्स में ऐड कर लेता हूँ और मेरे स्टेट्स कुछ ऐसे हो जाते हैं, फिजिक्स 11, स्ट्रेंथ 9, एजिलिटी 11 और इंटेलिजेंस 12। इसके बाद मुझे मेरी बॉडी थोड़ी लाइट फील होने लगती है। अगर मुझे और स्टेट्स पॉइंट मिलते रहे तो शायद से मैं सुपरमैन भी बन सकता हूँ। तभी सिस्टम का मुझे नोटिफिकेशन आता है, सिम सिस्टम का सेकंड राउंड शुरू हो चुका है। आपको 10 मिलियन सिम फंड मिलता है और अगर आप ये राउंड क्लियर कर लेते हैं तो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड में आपको $2,00,000 मिलेंगे और 2 और लॉटरीज के ड्रॉ। और उस 1 मिलियन में से जितना भी सिम फंड आपके पास बचा था, हम उसे फ्रीज कर रहे हैं। मैं तुरंत ये देखने के बाद अपने बेड से उठ जाता हूँ। मुझे पहले 1 मिलियन मिले थे, पर इस बार डायरेक्ट 10 मिलियन। मुझे इन पैसों से इस बार क्या खरीदना चाहिए। अगले दिन मैं कार शोरूम में जाता हूँ। इस कार स्टोर में जो लड़की काम करती है वो मुझे पहले से जानती है और ये भी जानती कि मैं ज़ैंग यान के पीछे पागल था, तो वो मुझे इतना सीरियस नहीं लेने वाली। पर मैं इस लड़की के अफेक्शन को भी बढ़ा सकता हूँ और मुझे वैसे भी ये कार खरीदनी है, मतलब एक तीर से 2 निशान है। मैं उस कार शोरूम के अंदर जाता हूँ। मुझे उस लड़की की एक दोस्त नोटिस कर लेती है। वो कहती है, ये तो वही सिम है ना, लिन चुआन। मैं आसपास की कार्स को देखने लग जाता हूँ। मुझे देखने के बाद बिनशिंग कहती है, लिन चुआन तो कोई मॉडल लग रहा है, मैंने अभी तक कुछ करा भी नहीं। और बिनशिंग का अफेक्शन 5 से बढ़ जाता है। सिस्टम तुरंत मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन देता है, नेम शिन बिनशिंग, लुक्स में 8.5। बिनशिंग मेरे पास आती है और कहती है, लिन चुआन तुम कौन सी कार लेने में इंटरेस्टेड हो। मैं उससे पूछता हूँ, यहाँ पर सबसे अच्छी कार कौन सी है। वो मुझे कार रिकमेंड करती है और वो कार मर्सिडीज की लेटेस्ट मॉडल होती है। वो मुझे उस कार को दिखाने लग जाती है। उस कार का प्राइस होता है 3.7 मिलियन। वो मुझसे पूछती है कि मुझे ये कार कैसी लगी। मैं तुरंत कह देता हूँ, मैं डायरेक्ट इस कार को खरीद रहा हूँ। ये सुनने के बाद बिनशिंग शॉक हो जाती है। मैं उससे कहता हूँ, तुम वहाँ पर फ्रीज क्यों गई, चलो चलकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। मैं इस कार को पैसे देकर खरीद लेता हूँ और हम कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर देते हैं। बिनशिंग उस कॉन्ट्रैक्ट को अपने हाथ में पकड़े होती है। उसकी एक दोस्त कहती है, इस लड़के के लिए कार खरीदना कितना ईजी था। वहाँ की एक एम्प्लॉय कहती है, ये 3.7 मिलियन की कार थी, ना कि 370 की, जो इसने इतनी आसानी से खरीद ली। मैं उन लोगों के सामने खड़ा होता हूँ और उन लोगों से कहता हूँ, अब मैं एक टेस्ट ड्राइव पर जाना चाहता हूँ, क्या तुम लोग मेरे साथ किसी को भेज सकते हो। मैं उसके अलग से पैसे दूंगा, मुझे बस मॉल जाना है। तो इस शोरूम में से कौन मेरे साथ जाना चाहेगा। बिनशिंग की दोस्त उसे आगे करने लगी और कहती है, यही तुम्हारा मौका है, इसके साथ तुम जाओ। बिनशिंग भी आगे आकर कहती है, अभी तो हर कोई काम में बिजी है, पर मैं थोड़ी देर में फ्री हो जाऊंगी और वैसे भी मुझे भी वहाँ से कुछ शॉपिंग करनी है, और क्या हमारे साथ मेरी दोस्त भी चल सकती है। मैं कहता हूँ, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा अच्छा, और अपने आसपास सुंदर लड़कियां किसे नहीं पसंद। आगे हम लोग उस मॉल के लिए निकल पड़ते हैं। हम थोड़ी ही देर में वहाँ पहुँच जाते हैं। बिनशिंग की दोस्त काफी खुश होती है और कहती है, फाइनली ये पहली बार था जब मैं मर्सिडीज में बैठी। तभी मेरे फोन पर ज़ैंग यान का मैसेज आता है। वो उस मैसेज में कह रही होती है, लिन चुआन मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ, तुम मुझसे अभी भी माफी मांग सकते हो। ये देखकर मुझे गुस्सा आता है और मैं तुरंत उसे ब्लॉक कर देता हूँ। बिनशिंग मुझे ऐसे देखकर कहती है, लिन चुआन तुम्हें क्या हुआ है। मैं उससे कहता हूँ, कुछ नहीं, बस एक फालतू का मैसेज था, क्या तुम लोग मेरे साथ चाय पीना चाहोगी। ये सुनने के बाद बिनशिंग कहती है, तुम्हारा शुक्रिया लिन, पर मैं चाय नहीं पी सकी, मैं अभी डाइट पर चल रही हूँ। तभी यहाँ पर बिनशिंग का एक दोस्त आता है। वो उससे पूछता है कि बिनशिंग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। बिनशिंग मुझे इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है, मैं यहाँ पर मेरे कॉलेज के दोस्त के साथ आई हूँ, इसका नाम है लिन चुआन, हम यहाँ पर शॉपिंग करने आए, तुम हमें ज्वाइन क्यों नहीं करते। जो लड़की बिनशिंग के दोस्त के साथ होती है वो कहती है, हम लंच करने जा रहे थे, तुम लोग हमें ज्वाइन क्यों नहीं करते। ये सुनने के बाद मैं कहता हूँ, हाँ क्यों नहीं, लंच के बाद मेरी तरफ से हम सब स्पा में जा सकते हैं। खैर उसके बाद हम एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। वो लड़की जो बिनशिंग के साथ ही वो कहती है, तो लिन चुआन तुमने कौन सी कार खरीदी। मेरी फैमिली का भी कार का बिजनेस है, अगर तुम कभी कोई और कार खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे जरूर बताना। मैं उससे कहता हूँ, मैंने इस बार
कभी कोई महंगी कार नहीं खरीदी है, मैंने बस एक बेसिक सी कार खरीदी है, बस इधर उधर घूमने के लिए, और अभी के लिए मैं कुछ और खरीदना नहीं चाहता। बिनशिंग की जो दोस्त होती है वो मेरे मुंह से बेसिक कार सुनकर शौक हो जाती है और अपने मन में कहती है, ये लड़का $3.7 मिलियन की मर्सिडीज को बेसिक कार बोल रहा है। बिनशिंग का जो दोस्त होता है वो कहता है, कॉलेज स्टूडेंट्स के पास कैसी भी कार हो या फिर बाइक हो, वो हमेशा खुश रहते हैं, मेरी कार बस $8 लाख की है। ये सुनने के बाद बिनशिंग की दोस्त अपने मन में कहती है, तुम किसके सामने फ्लेक्स कर रहे हो, तुम्हारी 8 लाख की कार उसकी कार के आगे कुछ भी नहीं है। आगे वो बंदा कहता है, पर फिर भी लड़कों के पास एक लग्जरी कार होनी चाहिए स्टेटस के लिए। और वैसे लिन चुआन, तुम्हारा ग्रेजुएशन के बाद क्या प्लान है? अगर तुम चाहो तो तुम मेरी कंपनी में आकर काम कर सकते हो, मैं तुम्हें एक अच्छी पोजीशन दे दूंगा, तुम बस कुछ सालों तक अच्छे से मेहनत करो और उसके बाद तुम शायद से एक लग्जरी कार ले सकते हो। मैं ये सुनने के बाद कहता हूँ, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा शुक्रिया, मेरा प्लान है बिजनेस करने का। और वैसे अब जबकि हमने लंच फ्री कर लिया तो क्या कोई स्पा में चलना चाहेगा? ये सुनते ही वो लड़का कहता है, आखिर लड़के स्पा में क्यों जाए, मैं नहीं जाऊंगा। पर मेरी बात पर सारी लड़कियां एग्री कर जाती हैं, तो अब मैं इन तीनों लड़कियों के साथ स्पा जाऊंगा। हम चारों स्पा में चले जाते हैं। बाहर वो बंदा खड़ा होता है और काफी गुस्से में होता है, लिन चुआन तूने मुझे ट्रिक कर दिया। थोड़ी देर बाद वो लड़कियां बाहर आ जाती हैं, उन सबको काफी मजा आता है। वो बंदा तुरंत उनके पास आकर पूछता है, तुम लोगों को आखिर इतनी देर कैसे लग गई? मैं यहाँ पर इंतजार करते करते थक गया था। खैर, जो लड़की उस लड़के के साथ होती है वो कहती है, लिन चुआन ने हमारे स्पा के पैसे दिया, वो जितना सिंपल दिखता उतना है नहीं। वो लड़का ये सुनकर कहता है, उसने बस तुम्हारे स्पा के पैसे दिए, उसने इतना भी कुछ खास खर्चा नहीं करा है। खैर, मैं जो की काउंटर पर होता हूँ, इस पूरा लग्जरी स्पा का पैकेज होता है $40,000 का। मैं तुरंत अपने कार्ड से पेमेंट कर देता हूँ। 40 के प्राइस सुनकर बिनशिंग की जो दोस्त होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है, ये स्पा इतना महंगा था, मैं सच में आज रात घर जाकर अपना चेहरा भी नहीं धुलूंगी। 40,000 सुनकर वो लड़का भी हैरान हो जाता है। बिनशिंग स्माइल कर रही होती है। उस लड़के के साथ जो लड़की होती है वो कहती है, मैंने तुमसे कहा था लिन चुआन उतना सिंपल नहीं है जितना वो दिखा है। वो लड़का कहता, तो क्या हुआ? वो बस शो ऑफ कर रहा है, मुझे पक्का यकीन है इतने पैसे खर्च करने के बाद उसके दिल में जरूर से दर्द हो रहा होगा। वो लड़की कहती है, पर ये तो एकदम ठीक लग रहा है। लड़का कहता है, ये बस दिखावा कर रहा है। खैर, उसके बाद मैं कैमरा शॉप पर जाता हूँ। वो लड़का जो की बिनशिंग का दोस्त है वो मुझसे कहता है, तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो तुम्हारे स्टार्टर कैमरा के तौर पर 50,000 का कैमरा इनफ होगा, पर अगर तुम शो ऑफ ही करना चाहते हो तो 1 लाख का प्रीमियम वर्जन ले लो। मैं डायरेक्ट स्टोर के ओनर से पूछता हूँ, यहाँ का सबसे बेस्ट कैमरा कौन सा है? वो मुझे बताती है, हमारी शॉप का सबसे बेस्ट कैमरा ये है, पर ये काफी ज्यादा महंगा है, इसका प्राइस है 3,80,000। मैं तुरंत अपना कार्ड निकालता हूँ और कहता हूँ, ठीक है, मुझे यही वाला कैमरा चाहिए। ये देख कर वो लड़का शौक हो जाता है और अपने मन में कहता है, इसने अभी अभी 3,80,000 का कैमरा खरीदा, वो भी बिना सोचे समझे, जैसे इतने सारे पैसे इसके लिए कुछ भी ना हो। तभी वो लड़के के साथ जो लड़की होती है वो बिनशिंग से पूछती है, हे बिनशिंग, इस लड़के ने तुम्हारे शोरूम से कौन सी कार खरीदी है? बिनशिंग कहती है, मर्सिडीज का न्यू मॉडल $3.7 मिलियन की। ये सुनकर वो लड़का और शौक हो जाता है और कहता है, ये लड़का 3.7 मिलियन की कार को बेसिक कार बोल रहा था। आगे मैं एक वॉच के स्टोर में जाता हूँ और एक 2 मिलियन की वॉच खरीद लेता हूँ, जिसे देखकर बिनशिंग की दोस्त काफी हैरान रह जाती है। वो अपने मन में कह रही होती है, आखिर ये इतनी महंगी चीज इतनी आसानी से कैसे खरीद ले रहा है, ये तो सच में बहुत ज्यादा अमीर है। ये देखकर बिनशिंग भी काफी हैरान होती है और वो अपने मन में कहती है, मैं भी बहुत सारे अमीर लोगों को जानती हूँ, पर वो भी इतनी महंगी चीज खरीदने से पहले 2 बार सोचते हैं। मैंने कभी किसी को इतनी आसानी से इतनी महंगी चीज खरीदते हुए नहीं देखा। बिनशिंग की दोस्त उसके पास आती है और उससे कहती है, यही तुम्हारा मौका है बिनशिंग, तुम इसे अपने प्यार में फंसा क्यों नहीं लेती? बिनशिंग कहती है, पर हम एक दूसरे को इतने अच्छे से नहीं जानते हैं, कुछ भी बात मत करो, अगर उसने हमारी बातें सुन ली तो वो क्या सोचेगा? बिनशिंग का अफेक्शन वापस से बढ़ जाता है। ये देखकर मैं अपने मन में कहता हूँ, स्टार्टिंग में अफेक्शन बढ़ाना काफी इजी होता है, पर वो धीरे धीरे मुश्किल होता जाता है। अब मुझे एक नई टारगेट चाहिए। मैं उन सबसे कहता हूँ, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं पहले जाऊंगा। बिनशिंग कहती है, हमें भी अब चलना चाहिए। हम बिनशिंग के उन दोस्तों को बाय बोल देते हैं और उसके बाद हम वहाँ से निकल जाते हैं। मैं बाहर जाकर बिनशिंग से पूछता हूँ, अब तुम लोग कहाँ जाओगे? मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। बिनशिंग और मैं कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाते हैं। बिनशिंग कहती है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग कैब करके चले जाएंगे। वैसे कुछ दिनों के अंदर एक कार शो होने वाला है, वहाँ पर बहुत सारी लग्जरी कार्स आएंगी, क्या तुम आना चाहोगे? मैं बिनशिंग के फेस पर हाथ रखकर कहता हूँ, मैं जरूर आऊंगा, मेरे लिए जगह बचा कर रखना। उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं। मैं अपना फोन खोलता हूँ और इंस्टाग्राम पर अपनी नई टारगेट को देखता हूँ। इस लड़की का नाम है लिन वूसा और कुछ टाइम पहले ये एक बीच ट्रिप पर गई है। वो बीच यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। चलो अब उसके पास जाने का टाइम हो गया है। आगे सीन शिफ्ट होता है लिन वूसा पर। वो बीच के किनारे लेटी होती है और अपना वाइन का ग्लास पी रही होती है। यहाँ पर उसके साथ उसकी कुछ फ्रेंड्स भी होती हैं। 3 लड़के इन्हीं लोगों को देखे जा रहे होते हैं। उनका मेनली फोकस लिन वूसा पर होता है। लाल बालों वाला कहता है, हम जल्द ही जेट स्कीज राइड करने वाले हैं और जेट स्की पर 2 लोग बैठे हैं। मैं जाकर लिन वूसा को इन्वाइट करने की कोशिश करूंगा। तभी उसका दोस्त कहता है, क्या तूने आईने में अपनी शक्ल देखी है? दूसरा बस कट वाला बंदा कहता है, अरे यार, नमक स्वाद अनुसार और सपने औकात अनुसार देखा करो। वो तीनों को ही अपना प्लेस पता होता है। वो तीनों आपस में हंसने लगते हैं। तभी यहाँ पर मेरी एंट्री होती है। मैं डायरेक्ट आकर लिन वूसा को अप्रोच करता हूँ। मैं उससे कहता हूँ कि मैं भी जियांगहाई यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। मैंने सुना है कि तुम जेट स्कीज को काफी अच्छी तरह से चलाती हो, क्या तुम मुझे चलाना सिखा सकती हो? मुझे लिन वूसा के पास देखकर वो तीनों लड़के हैरान हो जाते हैं। वो लोग आपस में कह रहे होते हैं, अब ये कहाँ से आ गया और इसके पास इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि इसने डायरेक्ट जाकर उसे अप्रोच कर लिया। लिन वूसा मुझसे कहती है, तुम कोच से कहो कि वो तुम्हें सिखा दे, और अगर तुम्हें जेट स्कीज राइड करनी थी तो तुम्हें पहले से ही बुकिंग करनी चाहिए थी। आज कोई भी जेट स्की खाली नहीं है, तुम्हें पहले रिजर्वेशन की जरूरत होगी। ये सब देखकर वो लाल बालों वाला लड़का बोलता है, लिन वूसा तुम बिल्कुल सही कर रही हो, उसे रिजेक्ट कर दो। पर तभी लिन वूसा का अफेक्शन बढ़ता है। सिस्टम तुरंत मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन देता है और ये भी बताता है कि लिन वूसा ने मुझे अभी तक पहचाना नहीं है, क्योंकि जिस लिन चुआन को वो जानती है वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसके लिए अफेक्शन -25 है। ये देखकर मैं कहता हूँ, तो इसका मतलब है इसने अभी तक मुझे पहचाना नहीं है। जैसे ये मुझे पहचान जाएगी तो मेरे दोनों अफेक्शन स्कोर्स मर्ज हो जाएंगे। मेरे लिए अभी ये सब आसान काम हो चुका है, मैं इसको इम्प्रेस कर ही दूंगा। मैं लिन वूसा से कहता हूँ, तुम कह रही
रही हो कि मुझे रिजर्वेशन की जरूरत है, मुझे लगता है कि मैं यहाँ के ओनर से बात कर सकता हूँ, मैं उनसे जाकर बात करके आता हूँ। ये सुनने के बाद लेनूसा कहती है अगर यहाँ के ओनर ने तुम्हें परमिशन दे दी तो मैं तुम्हें खुद से जेट्स की राइड करना सिखाऊंगी। मैं कहता हूँ ठीक है, फिर हमारी डील रही। ये कहने के बाद मैं ओनर के ऑफिस में जाने लगता हूँ। वो लाल बालों वाला लड़का काफी हैरान होता और कहता है ये बंदा कितनी ऊंची ऊंची फेंक रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ओनर इसे परमिशन दे दे। दूसरा वाला कहता है अगर ओनर मान जाता है तो मैं यहाँ की सारी रेत खा जाऊंगा। लेनूसा इन 3 लड़कों को देख रही होती है। वो अपनी दोस्त से कहती है ये लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसकी दोस्त कहती है एटलीस्ट जो लड़का भी आया था उसमें तुमसे बात करने की हिम्मत होती, वो लड़का इनसे तो अच्छा ही है। उसकी तीसरी दोस्त भी एग्री करती है। तभी थोड़ी देर बाद मैं आ जाता हूँ और कहता हूँ हे मुझे परमिशन मिल गई है, यहाँ का बॉस सच में काफी अच्छा है। ये सुनने के बाद वो तीनों लड़के हैरान हो जाते हैं। मैं लेनूसा से कहता हूँ अब जैसा तुमने वादा किया था तुम मुझे राइड करना सिखाओगी। हम इस लड़की को लिन कहेंगे। लिन कहती है ऑफ कोर्स मैं हमेशा अपने वादे निभाती हूँ। उसके बाद हम दोनों एक जेट स्की लेकर राइड करने निकल जाते हैं। मैं रास्ते में लिन की कमर पकड़ लेता हूँ जिसकी वजह से वो ब्लश करने लगती है, पर वो मुझे कुछ नहीं कहती, बस मुझे देखती है। मैं उससे पूछता हूँ तुम्हें क्या हुआ, वो कुछ भी नहीं बोलती। वो लड़के मुझे और लिन को देखकर हैरान हो जाते हैं। बस कट वाला लड़का कहता है आखिर लिन उसे क्यों सिखा रही है, और तुमने देखा उस लड़के ने उसकी कमर पर हाथ रखा हुआ था, ये लड़का आखिर क्या कर रहा है। खैर वहाँ जो लोग पहले से इंतजार कर रहे थे वो स्टाफ के पास जाकर कहते हैं वो लड़का और वो लड़की हमसे पहले जेट्स की कैसे राइड कर रहे हैं, हम सब तो लाइन के हिसाब से चल रहे थे है ना। तभी वहाँ का स्टाफ बोलता है उस लड़के ने लाइन नहीं तोड़ी, उसने उस जेट्स की को ही खरीद लिया, इसीलिए वो उसे कभी भी राइड कर सकता है। ये सुनकर वो लड़के और हैरान हो जाते हैं और आपस में कह रहे होते हैं उसने उस जेट्स की को खरीद लिया, मैंने सुना है इस ब्रांड की जेट्स की कम से कम 2000 युआन की होती है। वो बस कट वाला कहता है ये अमीर लोग भी ना, अब से ये लड़का मेरा दुश्मन है। मैं और लिन बीच पर वापस आ जाते हैं। लिन को भी ये सब पता चल चुका होता है। वो कहती है इसीलिए किसी भी स्टाफ ने तुम्हें नहीं रोका, तुमने जेट्स की ही खरीद ली, क्या मैं और मेरी दोस्त भी इसे राइड कर सकते हैं। मैं उससे कहता हूँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे दोस्त मतलब मेरे दोस्त, तुम तीनों जाओ और मजे करो, और अभी तुम लोग इससे मजे कर लो, उसके बाद हम चारों डायरेक्ट याच में घूमेंगे। ये सारी बातें सुनकर वो तीनों लड़के मेरे पास आ जाते हैं। वो जमीन पर बैठ जाते हैं अपने हाथ जोड़कर और मुझसे कहते हैं ओ अमीर आदमी हमें तुम्हारे आगे झुकने दो, हम आज से तुम्हारी ही सेवा करेंगे। खैर इस बीच पर हमें अच्छा खासा टाइम बीत जाता है। लिन कहती है काफी टाइम हो चुका है, अब हमें चलना चाहिए। और वैसे यूनिवर्सिटी में तुम कौन सी डिपार्टमेंट से हो, तुम थोड़े से जाने पहचाने लग रहे हो, पर मुझे याद नहीं आ रहे। मैं उससे कहता हूँ मेरा नाम लिन चुआन है और मैं ऑटोमेशन डिपार्टमेंट से हूँ। ये सुनकर लिन काफी हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है लिन चुआन, इसका मतलब वो सिम जो की ज़ांग यान के पीछे पड़ा था, वो भी 3 सालों के लिए। मेरा पहले का अफेक्शन और अभी का अफेक्शन दोनों एक साथ मर्ज होने लगता है और आखिर में अफेक्शन 30 हो जाता है। मतलब मैंने इतना सारा अफेक्शन जो बढ़ाया था वो एक ही बार में घट जाता है। इसका मतलब है कि लिन को मैं पसंद नहीं था जब मैं एक सिम हुआ करता था, पर अब ये मेरे लिए मैटर नहीं करता क्योंकि इन लड़कियों को इम्प्रेस करना मेरे भाया का खेल है। मैं लिन से कहता हूँ हाँ तुमने सही कहा, मैं वही लिन चुआन हूँ। लिन कहती है पर तुम्हारे बारे में जैसे रूमर्स हैं तुम उन रूमर्स से काफी अलग हो, क्या तुम्हें अभी भी ज़ांग यान पसंद है। मैं उससे कहता हूँ वो सब तो पुरानी बात है, मैं तो इस बीच पर बस मजे करने आया था, और वैसे क्या हम एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर सकते हैं, अगली बार कहीं साथ में घूमने चलेंगे। लिन ये सुनने के बाद कहती है हम नेक्स्ट वीकेंड हॉट स्प्रिंग का प्लान बना रहे हैं, तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। मैं उससे कहता हूँ अरे हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगा। मैं अपने मन में कहता हूँ ये लो इसका अफेक्शन बढ़ गया, अब ये 55 का हो गया। मैंने कहा तो ये मेरे लिए अब बाया का खेल है। तभी अचानक से सिस्टम पर नोटिफिकेशन आती है ज़ोंग यान का अफेक्शन दोबारा से बढ़ा है। ये देखकर मुझे गुस्सा आता है। मैं कह रहा होता हूँ आखिर चल क्या रहा है, छोड़ो उसके बारे में सोचना, अब मेरा उससे कोई भी मतलब नहीं है, मैं अब वापस जा रहा हूँ। तभी से ही शिफ्ट होता है ज़ोंग यान पर जो की कार में बैठी होती है और अपने मन में कह रही होती है लिन चुआन ने मर्सिडीज खरीद ली, क्या वो सच में अमीर बन गया है। उसका बॉयफ्रेंड जून कार को ड्राइव कर रहा होता है और कहता है तुम अभी भी लिन चुआन के बारे में सोच रही हो, चलो यार ये सब तो बाद में होता रहेगा, पहले होटल चलते हैं। अब इस साले तो कितना होटल जाता है, घर बना ले वहीं पर अपना। खैर ज़ोंग यान कहती है जून मेरा मन नहीं है, मुझे अपने घर वापस जाना है। ये सुनकर जून को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है ओए क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो, तुमने मेरे सारे पैसे खर्चा करवा दिया और अभी भी तुम होटल नहीं जाना चाहती हो। ये सुनकर ज़ोंग यान को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुम्हें हर टाइम होटल ही सोचता है क्या, बार बार होटल होटल कहते रहते हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। ये सुनने के बाद जून को गुस्सा आ जाता है। वो ज़ोंग यान को पकड़ता है और उससे कहता है ठीक है तुझे ब्रेकअप करना है ना, तो अभी तक मेरी कार में क्यों बैठी है, मेरी कार से निकल जाओ। और वो उसे सच में अपनी कार से निकाल देता है और वहीं पर रोड पर छोड़ देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। ज़ोंग यान रोड पर बैठी रो रही होती है। वो लिन चुआन को मैसेज करती है लिन चुआन मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, प्लीज मुझे लेने आ जाओ, जून ने मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दिया है। खैर थोड़ी देर बाद वो खुद से अपने घर चली जाती है। उसकी दोनों दोस्त उसके पास आती है और कहती है ज़ोंग यान तुम तो जून के साथ गई थी है ना, तो तुम ऐसी हालत में कहाँ से वापस आ रही हो। ज़ोंग यान उनसे कहती है जून ने मुझे रोड पर छोड़ दिया, वो भी इतनी खतरनाक बारिश में। ये सुनने के बाद उसकी एक दोस्त टावल लेकर आती है और कहती है छोड़ो भूल जाओ जून के बारे में, मुझे पता चला कि लिन चुआन अमीर हो चुका है, अगर जून के साथ अब तुम्हारी नहीं बन रही है तो अब तुम लिन चुआन को डेट कर लो। तभी ज़ोंग यान के फोन पर एक कॉल आता है। वो खुश हो जाती है, उसे लगता है कि ये कॉल लिन चुआन का है क्योंकि उसने उसे मैसेज करा था। वो ये सोचकर खुश होती है कि शायद से लिन चुआन अभी भी उसे पसंद करता है, पर ये कॉल असल में जून की होती है। ये देखने के बाद उसकी दोस्त पीछे से कहती है तुम अपना फोन मुझे दो, इस जून को तो मैं बताती हूँ। खैर कॉल पर जून कहता है ज़ोंग यान मैं तुम्हें बताना भूल गया था, जो पैसे मैंने तुम्हें कुछ समय पहले भेजे थे वो मुझे अभी वापस चाहिए, वो 30,000 के करीब है। ये सुनने के बाद ज़ोंग यान की फ्रेंड कहती है तुम कैसे मर्द हो, तुमने जो पैसे अपनी गर्लफ्रेंड को दिया अब उससे वापस मांग रहे हो। ये सुनने के बाद जून कहता है ओए इन सब से तेरा कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए चुप हो जा, और अगर तूने दोबारा कुछ बोला तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा समझी। ज़ोंग यान कहती है ओए मैं इतनी बार तुम्हारे साथ होटल गई थी और अब तुम मुझसे पैसे वापस मांग रहे हो। जून कहता है मुझे वो सब नहीं पता, अगर तुमने वो पैसे वापस नहीं करे तो मैं तुम पर केस कर दूंगा, मैंने तुम पर बहुत सारे पैसे खर्च करे, शुक्र मनाओ कि वो पैसे मैं तुमसे वापस नहीं मांग रहा हूँ।
ये कहने के बाद जून कॉल काट देता है। जोंगयान को काफी गुस्सा आता है। उसकी एक चश्मे वाली दोस्त कहती है अगर उसने तुम पर सच में केस कर दिया तो तुम्हारे हारने के चांसेस ज्यादा है, तुम्हें उसके पैसे वापस देने ही होंगे। जोंगयान रोने लगती और कह रही होती है तुम ही लोग बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जोंगयान की एक दोस्त कहती है तुम रोना बंद करो, तुम्हारे पास अभी भी लिंचुआन है, जब वो मर्सिडीज खरीद सका है तो $30,000 तुम्हें देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। पर इस बात पर उसकी वो चश्मे वाली दोस्त एग्री नहीं करती और वो कहती है तुम इसके पैसे लिंचुआन से मांगोगी, तुम्हें शर्म नहीं आएगी क्या। जोंगयान अपना फोन उठाती और कहती है लिंचुआन ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, वो अब मुझसे बात नहीं करता। ये सुनने के बाद उसकी दोस्त कहती है वो बस तुमसे गुस्सा है, अगर तुम उसे मना लो तो वो तुरंत तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। ये सुनते ही जोंगयान कहती है मैंने सब करके देख लिया पर वो मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहा। ये सुनने के बाद उसकी दोस्त गुस्सा होती है और वो कहती है लिंचुआन तो काफी कमीना है, उसने कहा था कि वो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा और अब जबकि तुम मुसीबत में हो तो वो तुम्हारी मदद भी नहीं कर सका। तुम रुको मैं अभी उससे बात करती हूँ। तभी मेरे फोन पर जोंगयान की दोस्त का मैसेज आता है। वो मुझे बताती कि जोंगयान ने जून से ब्रेकअप कर लिया है और जून चाहता है कि जोंगयान उसके सारे पैसे वापस कर दे। तुम्हें जोंगयान की मदद करनी चाहिए, $30,000 तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। ये मैसेजेस देखने के बाद मैं उससे कहता हूँ ओए तुम मेरी बात सुनो, मुझे जोंगयान से घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे अपने नाटक में मत घसीटो। मेरा ये मैसेज देखने के बाद जोंगयान की दोस्त पागल हो जाती है और कहती है लिंचुआन के पास थोड़े पैसे क्या गए, उसका तो एटीट्यूड ही बदल गया है, क्या उसे लगता है कि वो कहीं का राजा महाराजा है, बस 30,000 की बात है। ये सुनने के बाद वो चश्मे वाली दोस्त अपने मन में सोचती है अगर वो रिच है तब भी वो तुम्हें पैसे क्यों दे। खैर जोंगयान कहती है तुम उसकी इंसल्ट मत करो, वो पहले ऐसा नहीं था। जोंगयान की दोस्त कहती है उसे खुद समझना चाहिए, वो गरीब था इसीलिए तुमने उसे डेट नहीं करा और अब वो अमीर हो चुका है तो उसे तुम्हें डेट करना चाहिए। जोंगयान अपना फोन उठाती है और कहती है लिंचुआन अब अमीर है, मुझे किसी भी तरह से उसे मनाना होगा। और ये कहकर वो यहाँ से जाने लगती है। चश्मे वाली दोस्त अपने मन में कहती है ये दोनों लड़कियां पागल हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा होता हूँ और लंच कर रहा होता हूँ। तभी वो सारे मुझे बताते हैं ओए लिंचुआन मैंने सुना है कि जोंगयान हर जगह तुझे ढूंढ रही है, ऐसा लगता है कि शायद से वो तुझ में इंटरेस्टेड है, तो अब तुम उसे भाव क्यों नहीं दे रहे हो और तुमने हमारे ग्रुप को भी लेफ्ट कर दिया है। ये सुनने के बाद मैं कहता हूँ वो सब पुरानी बातें थी, मुझे अब उस लड़की से घंटा फर्क नहीं पड़ता, अगर वो मुझे मनाने के लिए भी आती है तब भी मैं उसके पास वापस नहीं जाने वाला। मैं अपने मन में कहता हूँ मुझे लगा था कि मुझे कल तक इंतजार करना होगा मेरा अफेक्शन मैक्स आउट होने के लिए, पर पता नहीं क्यों जोंगयान का अफेक्शन 30 से अचानक से बढ़ गया, वो भी बिना किसी रीजन के। अब क्योंकि मेरा टास्क कंप्लीट हो चुका है इसीलिए अब मेरे पास जितने पैसे बचे हैं मुझे उन्हें बस खर्च करना है। तभी कैफेटेरिया के बाहर जोंगयान की दोस्त उससे कहती है हम इस लड़की को यान बोलेंगे, यान जल्दी मेरे पीछे आओ, मैंने एक क्लासमेट से सुना है कि लिंचुआन कैफेटेरिया में है, मुझे पक्का यकीन है अगर तुम उसे फेस टू फेस मनाओगी तो वो जरूर मान जाएगा और दोबारा से तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगा। ये सुनने के बाद यान कहती है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वो 3 सालों से मेरे पीछे पड़ा था और अब मैं फाइनली उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ कर दूंगी, मुझे यकीन है कि वो मना नहीं कर पाएगा। इनके साथ इनकी वो चश्मे वाली दोस्त भी होती है। वो कहती है सच में मेरे पास कुछ भी तुम लोगों से कहने के लिए नहीं बचा, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा होता हूँ। यान की दोस्त उससे कहती है कि तुम ये कर सकती हो, पर जब यान मेरे पास हिम्मत करके आने वाली होती है उससे पहले मेरे पास मेशिंग आ जाती है, जिसे देखकर यान काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है ये तो मेशिंग है, आखिर लिंचुआन और मेशिंग इतने ज्यादा क्लोज कब से हो गए। मैं मेशिंग से कहता हूँ हेलो मेशिंग तुमने तो मुझे सरप्राइज दे दिया। यान की दोस्त उससे कहती है तुम परेशान मत हो यान, मेशिंग तो सबके लिए अच्छी है। वो सबसे ही हंसकर बात करती है। तभी जब मेशिंग चली जाती है उसके बाद मेरे पास बिंशिंग आती है। वो मुझसे कहती है लिंचुआन तुम कार शो को तो नहीं भूले हो है ना। मैं उससे कहता हूँ नहीं नहीं तुम टेंशन मत लो। यान बिंशिंग को देखकर भी हैरान हो जाती है। वो कहती है ये तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की सबसे खूबसूरत लड़की है। बिंशिंग आखिर ये लिंचुआन को कैसे जानती है और वो उससे कितना हंस के बात कर रही है। ये देखकर यान की दोस्त कहती है आखिर लिंचुआन प्लेबॉय कब बन गया। तभी कैफेटेरिया में एंट्री होती है लिन की। वो आकर मुझसे कहती है लिंचुआन हमने रिजॉर्ट बुक कर लिया है, मैं तुम्हें फोन पर बता दूंगी कि तुम्हें कहाँ आना है और हाँ लेट मत होना। मैं कहता हूँ मैं हमेशा समय पर आता हूँ। लिन को लिंचुआन के पास देखने के बाद यान की दोस्त और ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कह रही होती है आखिर यहाँ पे चल क्या रहे हैं, पहले मेशिंग फिर बिंगशिंग और अब लिन वूसा भी लिंचुआन को जानती है। वो चश्मे वाली लड़की कहती है वो सिर्फ एक दूसरे को जानते नहीं है बल्कि देखने से वो काफी ज्यादा क्लोज भी लग रहे हैं। लिंचुआन के जो दोस्त होते हैं वो इतनी सारी लड़कियों को लिंचुआन से बात करता देख काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सब सोच रहे होते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। एक बंदा कहता है अब मुझे समझ आ रहा है कि लिन यान को क्यों इग्नोर कर रहा है, उसके पास इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां ऑलरेडी हैं। ये सुनने के बाद मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ हे वो लोग बस मुझसे बात कर रही थी, अपने मन में कहानियां मत बनाओ। तभी यान मेरे टेबल के पास आती है और झुककर मुझसे माफी मांगती है। वो कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे बर्थडे के दिन तुम्हें डंप नहीं करना चाहिए था। चलो वापस से पहले जैसे हो जाते हैं। तुम हमेशा से यही चाहते थे ना कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊं, ठीक है अब से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। ये देखकर मेरे दोस्त और हैरान हो जाते हैं, पर मैं यान की बातों को सीरियसली नहीं लेता। मैं उससे कहता हूँ तुम ये क्या बातें कर रही हो, हम तो डेट भी नहीं कर रहे थे जो अब मैं तुमसे पैचअप कर लूँ। अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है, इस बात को याद रखो, हम बस अब क्लासमेट्स हैं। यान रोने लगती और कहती है मैंने ऑलरेडी माफी मांग ली है, तुम अब क्या चाहते हो मैं और क्या करूं, तुम मुझे माफ क्यों नहीं कर देते हो, पहले तो तुम मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं कहता हूँ यान मैं ये सारी चीजें सीरियस होकर बोल रहा हूँ, ठीक है मेरा तुमसे कोई भी वास्ता नहीं है, अब हमारा कुछ भी नहीं हो सका, अब तुम मेरी दोस्त बनने के लायक भी नहीं हो। तभी यान की दोस्त आकर यान को गले लगा लेती है और मुझसे कहती है लिंचुआन आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, यान ने ऑलरेडी तुमसे माफी मांग ली है,
और इसको देखो तो ये रो कैसे रही है, और तुम अभी भी इसे माफ नहीं कर रहे हो। क्या तुम्हारा दिल पत्थर का बन चुका है? मैं इन पागल लड़कियों की बातों पर ध्यान नहीं देता और कैफेटेरिया से बाहर आ जाता हूँ। और जैसे ही मैं बाहर आता हूँ, सिस्टम मुझे बताता है कि यान का अफेक्शन और बढ़ गया है। ये देखकर मैं शॉक हो जाता हूँ कि उस लड़की को तो मैंने बहुत बुरी तरीके से रिजेक्ट करा है, तो वो मुझसे इम्प्रेस कैसे हो गई। मुझे बस 20 अफेक्शन पॉइंट्स चाहिए थे, पर अब मेरे पास उससे ज्यादा हो गए। ये पॉइंट्स अब बर्बाद जाएंगे। तभी मेरे फोन पर मेशिंग का मैसेज आता है, लिन चुआन, मेरे बर्थडे की पार्टी परसों है, अगर तुम उस दिन फ्री हो तो जरूर आना। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है परसों। हम देखते हैं मेशिंग अपने दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने आई होती है। वो सारे लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी मैं भी वहाँ पर आ जाता हूँ। मैं पीछे से सबको हेलो बोलता हूँ। मेशिंग तुरंत मेरी तरफ पलट कर देती है और मुझसे कहती है, लिन चुआन तुम आ गए, अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। मैं मेशिंग से कहता हूँ, आखिर तुमने मुझे इन्वाइट करा था, मैं कैसे ना आता। हैप्पी बर्थडे मेशिंग, तुम हर साल और ज्यादा सुंदर होती जा रही हो। मेशिंग कहती है, अब तारीफ करना बंद भी करो। तभी जिस रेस्टोरेंट में ये लोग होते हैं, वहाँ का मैनेजर 2 वाइन्स के गिलास लेकर आता है और कहता है, हैप्पी बर्थडे मेरी चमक चल्लो, इधर आओ मेरे साथ ड्रिंक करो। मेशिंग उनके पास जाती है और कहती है, आपका शुक्रिया मैनेजर वोंग डिस्काउंट के लिए। पर वो जो मैनेजर होता है वो मेशिंग को टच करने लगता है और कह रहा होता है, अरे डिस्काउंट के लिए शुक्रिया मत बोलो, वो तो मैं तुम्हें कभी भी दे दूंगा, आओ चलो मेरे साथ वाइन पियो। तभी मेशिंग का एक दोस्त आता है और मैनेजर को दूर करता हुआ बोलता है, ओए तुमने मेशिंग को टच कैसे करा, अभी मेशिंग से माफी मांगो। ये सुनने के बाद वो मैनेजर कहता है, ओए लड़की भोली बनने की कोशिश मत करो, तुमने मुझसे डिस्काउंट लिया और अब मैं तुम्हें थोड़ा टच भी नहीं कर सकता, चुपचाप मेरे साथ बैठकर वाइन पियो वरना मैं तुम सबको यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। ये सुनने के बाद मेशिंग का दोस्त कहता है, हमारा पैकेज 2.5 घंटे का था, तो 2.5 घंटे पूरे होने से पहले हम यहाँ से क्यों जाए। मैनेजर कहता है, तुम्हारी ये दोस्त पहले मुझसे फ्लर्ट करी थी, इसीलिए मैंने तुम लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया, तुम लोग मेरा जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो, पर मैं फिर भी तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। मेशिंग का दोस्त कहता है, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ जो मेरे से पंगे ले रहे हो। मैनेजर कहता है, तुम बस एक मिडिल क्लास बच्चे हो, ज्यादा अकड़ मत दिखाओ समझे, मेरे को डराने की कोशिश कर रहा साले। मेशिंग के लंबे बालों वाला दोस्त हार मान जाता है। तभी मेशिंग का दूसरा दोस्त आता है, थोड़ा बॉडी बिल्डर टाइप। वो आते ही मैनेजर से कहता है, क्यों बे तू पिटना चाह रहा है। मैनेजर कहता है, हाँ क्यों नहीं, मुझे मारो, मैं बदले में तुम्हें मारूंगा भी नहीं, मैं बस तुमसे मार खाने के बाद जमीन पर लेट जाऊंगा और अगले दिन तुम मुझे एक बड़ी सी कार गिफ्ट में दोगे, और अगर तुम मुझे वो कार नहीं देते हो तो मुझे मारने के लिए मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। वो बॉडी बिल्डर भी शांत हो जाता है, उसकी भी फट चुकी थी। तभी मेशिंग का चश्मे वाला दोस्त बोलता है, मैं स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ, मैं बस एक बार कहूंगा और कॉलेज का कोई भी बच्चा इस रेस्टोरेंट में नहीं आएगा। मैनेजर कहता है, अरे नहीं ऐसा मत करो, मैं तो डर गया, क्या मजाक कर रहे हो बे बच्चे, तुम्हारे जैसे पता नहीं यहाँ पर कितने आते हैं। वो चश्मे वाला बंदा भी हार मान जाता है। मैनेजर कहता है, तुम लोग ये मत भूलो कि उस लड़की ने मेरे से पहले फ्लर्ट किया था, सब लोग तुम लोगों को ब्लेम करेंगे ना कि मुझे, और अब तुम लोग यहाँ से बाहर निकलो वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा। मेशिंग के सारे दोस्त परेशान हो जाते हैं। मेशिंग कह रही होती है, मेरे दोस्तों में से कोई भी इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाया, ये तीनों के तीनों यूजलेस हैं, अब मुझे लिन चुआन पर ही भरोसा है, वही कुछ कर सकता है। पर जब मेशिंग लिन चुआन की तरफ देखती है तब लिन चुआन अपना फोन चला रहा होता है और वो इस मैटर में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लगता। मेशिंग ये देखकर कहती है, ऐसा लगता है कि मैंने इससे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा ली, जब मुझे मदद चाहिए तब तो ये मुझ पर ध्यान भी नहीं दे रहा। मैं जो कि बैठा अपना फोन चला रहा होता हूँ, सिस्टम मुझे बताता कि मेशिंग का अफेक्शन 10 से घट गया है। मैं अपने मन में कहता हूँ, हाँ अफेक्शन को नीचे गिरने दो, मेरे टास्क का अफेक्शन ऑलरेडी मैक्स आउट हो चुका है और एक्स्ट्रा अफेक्शन पॉइंट्स काउंट भी नहीं होते हैं, अभी मैं इन्हें घटा देता हूँ, उसके बाद अगले टास्क में मैं इन्हें वापस से बढ़ा लूंगा ताकि मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो। मेशिंग का अफेक्शन वापस से 10 से घट जाता है और अब क्योंकि फाइनली 20 अफेक्शन पॉइंट्स घट चुके हैं तो यही मेरी बारी है इन्हें वापस से बढ़ाने की। पहले मैं अपना फोन उठाता हूँ और इनकी पार्टी का जो भी बिल होता है वो पे कर देता हूँ। सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि मेन मिशन 2 कंप्लीट हो चुका है, $2 लाख और 2 लकी ड्रॉज मिले हैं और तीसरे मिशन में फंड 100 मिलियन का मिलेगा और इसे कंप्लीट करने पर $3 लाख और मिलेंगे और साथ में 3 लकी ड्रॉज भी। ये देखकर मैं कहता हूँ, इस बार मुझे 100 मिलियन मिला, चल गुरु हो जा शुरू। वापस से इन लड़कियों को अपने पीछे पागल करते हैं। मैं उस मैनेजर की तरफ इशारा करता हूँ और उससे कहता हूँ, ओए तू मोटे इधर आ। ये सुनने के बाद मैनेजर कहता है, अब इस बच्चे को क्या हुआ। मेशिंग का दोस्त कहता है, हे जूनियर हमारी सिचुएशन और खराब मत करो। बॉडी बिल्डर कहता है, अरे यार तुम तो इतनी देर से शांत बैठे थे, क्या तुम अब और मुश्किल खड़ी करना चाहते हो। चश्मे वाला कहता है, जब हम तीनों से कुछ नहीं हुआ तो तुम क्या कर सकते हो, अपनी बेइज्जती मत कराओ। पर मैं इनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और कुर्सी पर बैठा होता हूँ। अपना एक हाथ उठाता हूँ और मैं जो अपने हाथ में घड़ी पहने था उस घड़ी को मैनेजर को दिखाता हूँ, जिसे देखते ही वो तुरंत उसे पहचान जाता है। ये वॉच तो कम से कम 2 मिलियन युआन वाली फिलिपी वॉच है। मुझे माफ करिएगा सर, मैंने आपको नोटिस नहीं करा, मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूँ, आप जो भी कहेंगे मैं वैसा करूंगा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैनेजर को ऐसी एक्टिंग करता देख वहाँ के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। मेशिंग की दोस्त कहती है, मैनेजर लिन चुआन को देखने के बाद इतना डरा हुआ क्यों है, ये तो बस एक सिंप है। मेशिंग खुश हो जाती है और कहती है, तो लिन चुआन सही मोमेंट का इंतजार करा था। मेशिंग का अफेक्शन वापस से 20 से बढ़ जाता है। ये देखने के बाद मैं अपने मन में कहता हूँ, जो पॉइंट्स मैंने खो दिए थे वो पॉइंट्स मुझे मेरे मिशन 3 में वापस मिल गए। मेरा दिमाग सच में काफी खतरनाक है। तब एक वेट्रेस आती है और कहती है, मिस्टर लिन कहाँ पर है, आपकी वाइन ये रही, प्लीज इसे चेक कर लीजिए। वहाँ पर और भी काफी सारे वेटर आते हैं और सारी वाइन्स की बोतल को वहाँ पर रखकर चले जाते हैं। वो चश्मे वाला लड़का सारी वाइन्स की बोतल की प्राइस चेक करता है और हर एक बोतल 2.5 लाख से ऊपर की होती है, जिसे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। वो मैनेजर दोबारा से मेरे पास आता है और मुझसे माफी मांगता है। मेशिंग
मेशिंग मेरे पास आकर कहती है, तुम्हारा शुक्रिया लिंचुआन, अगर तुम हमारे साथ ना होते तो ये मैनेजर हमें यहाँ से भगा देता। मेशिंग का अफेक्शन दोबारा से बढ़ जाता है। तभी यहाँ इस रेस्टोरेंट का ओनर आता है। वो आकर पूछता है यहाँ पर मिस्टर लिन कौन है। मैनेजर बॉस को देखकर हैरान हो जाता है और उनसे पूछता है, बॉस आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मैं यहाँ के बॉस के पास जाता हूँ और उनसे हैंडशेक करता हूँ और कहता हूँ, आपका शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। बॉस कहते हैं, चलिए ऊपर एक प्राइवेट रूम है, वहाँ चलकर हम लोग आराम से बात करते हैं। मैं उनके साथ चला जाता हूँ। हम लोग सोफे पर बैठे होते हैं। वहाँ का बॉस कहता है, आपकी घड़ी देखकर मैं तुरंत समझ गया कि आप स्पेशल हैं। मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ। ट्रांसफर फीस 1.2 मिलियन है और हर साल का यहाँ का रेंट 5 लाख जाता है। और जैसा आपने कहा, अगर आपको ये पूरी प्रॉपर्टी खरीदनी है तो इसका प्राइस 10 मिलियन है। मैं यहाँ के ओनर से कहता हूँ, आप मुझे एक हॉनेस्ट आदमी लगे, आप मुझसे ज्यादा पैसे नहीं ले रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे ये पूरी जगह खरीदता हूँ, चलिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। आगे मैं यहाँ के बॉस के साथ नीचे जाता हूँ। बॉस सारे स्टाफ मेंबर्स को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, मुझे कुछ अनाउंस करना है। मैंने ये रेस्टोरेंट मिस्टर लिंचुआन को बेच दिया है। अब से यही तुम्हारे नए बॉस हैं। ये सुनने के बाद मेशिंग के दोस्त हैरान हो जाते हैं। चश्मे वाला कहता है, लिंचुआन ने ये पूरा रेस्टोरेंट ही खरीद लिया। तभी मैं एक लड़की को अपने पास बुलाता हूँ और उससे कहता हूँ, अब से तुम यहाँ की मैनेजर हो। अब से तुम मैनेजर वोंग की जगह पर काम करोगी। ये सुनने के बाद वो पुराना वाला मैनेजर अपने घुटनों पर आ जाता है। वो मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगता है और रोते हुए मुझसे माफी मांगने लगता है। सर, ये लड़की इस रेस्टोरेंट को मैनेज नहीं कर पाएगी। यहाँ का रेंट काफी ज्यादा है। अगर इस रेस्टोरेंट को सही से मैनेज नहीं करा गया तो आपको घाटा हो सकता है। मैं उस मैनेजर से कहता हूँ, और जिस तरह तुम कस्टमर से बिहेव करते हो और उन्हें बुली करते हो तो एक ना एक दिन वो कस्टमर्स यहाँ आना ही छोड़ देंगे, इसीलिए चुपचाप यहाँ से निकल जा, समझा। उसके बाद मैं मेशिंग के पास जाता हूँ। मेशिंग मुझे देखते हुए अपने मन में कहती है, लिंचुआन ने ये सब मेरे लिए किया, मैं इसका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। मेशिंग का अफेक्शन इस बार 15 से बढ़ जाता है और वो ब्लश करने लगती है। ये देखकर मेशिंग के दोस्त हैरान रह जाते हैं। वो चश्मे वाला कह रहा होता है, उसने बिना सोचे समझे मिलियंस खर्चा कर दिया, ये तो काफी खतरनाक है। बॉडी बिल्डर कहता है, प्लीज ये सब देखने के बाद मेशिंग उससे न पट जाए। सफेद कपड़ों वाला कहता है, उसके पास मेशिंग को पटाने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। मुझे ये लिंचुआन एक प्ले बॉय लग रहा है जो कि मेशिंग को इम्प्रेस करने का ट्राई कर रहा है। हम देखते हैं मेशिंग अपने बर्थडे केक को कट कर रही होती है। मेशिंग की दोस्त मेरे से कहती है, लिंचुआन हम में से किसी ने भी वाइन नहीं पिया है, तो हम इन वाइन्स का क्या करें। ये सुनने के बाद मैं कहता हूँ, क्योंकि कोई भी पीना नहीं चाहता तो हम इन्हें लॉबी में जाकर रख देते हैं, क्योंकि मैं अभी मेशिंग पर ध्यान नहीं दे रहा होता हूँ। इसीलिए चश्मे वाला कहता है, ये लड़का मेशिंग पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा। बॉडी बिल्डर कहता है, शायद से हमने गलत समझ लिया था, क्या पता इसे मेशिंग पसंद ही ना हो। तभी मेशिंग मेरे पास एक केक का पीस लेकर आती है और अपने हाथों से मुझे वो खिलाती है। ये देखने के बाद उसकी फ्रेंड क्लैप करती है और कहती है, वाह, ये मेरा पहली बार है जब मैं देख रही हूँ कि मेशिंग किसी को अपने हाथों से केक खिला रही है। ये देखकर उन लड़कों की जल जाती है। मेशिंग स्माइल कर रही होती है और मैं बैठा केक खा रहा होता हूँ। मुझे देखते हुए मेशिंग अपने मन में कह रही होती है, शायद से लिंचुआन मुझे पटा सकता है। तभी सीन शिफ्ट होता है उस कार इवेंट में जिसके बारे में हमें बिंगशिंग बता रही थी। यहाँ पर काफी सारी सुंदर मॉडल्स खड़ी होती हैं हर एक कार के पास। हम बिंगशिंग को देखते हैं जो कि अपने स्पॉट पर खड़ी होती है और साथ में उसका वो दोस्त भी। तभी एक नशेड़ी जैसा दिखने वाला लड़का बिंगशिंग के पास आता है और उससे कहता है, मिस बिंगशिंग, आपका टेबल कुछ खाली खाली सा नहीं लग रहा, पर मैं चाहूँ तो आपको और आपके दोस्त को दोनों को ही 2 लेवल आगे पहुँचा सकता हूँ। पर मिस बिंगशिंग, आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। ये सुनने के बाद बिंगशिंग का दोस्त गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या बे, तेरी प्रॉब्लम क्या है। तभी उस नशेड़ी का डैड आ जाता है और बिंगशिंग के दोस्त को कहता है, ओए बच्चे शांत हो जा। उस आदमी को बिंगशिंग का दोस्त पहचान जाता और कहता है, ये तो जियामिंग है, यहाँ का मैनेजर। अगर मैंने इससे दुश्मनी करी तो मेरा फैमिली बिजनेस तबाह हो सकता है। वो आदमी जो यहाँ पर आया होता है वो कहता है, तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो। मेरा बेटा बस इस लड़की से सवाल पूछ रहा था कि इस लड़की को बेटर स्पॉट चाहिए कि नहीं। ये सुनने के बाद बिंगशिंग कहती है, नहीं नहीं, मेरे लिए ये जगह सही है। वो नशेड़ी लड़का कहता है, तुम कितनी जिद्दी हो, पर तुम्हारे जैसी लड़कियां प्राइवेट में कुछ और ही बोलती हैं। ये सुनने के बाद बिंगशिंग के दोस्त को गुस्सा तो आ रहा होता है पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। और इस चीज को जब बिंगशिंग नोटिस करती है तो वो थोड़ी सी उदास हो जाती है। वो नशेड़ी लड़का बिंगशिंग के पास जाने लगता है। तभी इस इवेंट में एंट्री होती है मेरी। मैं बिंगशिंग के पास आते ही उस लड़के को धक्का दे देता हूँ और उसे जमीन में गिरा देता हूँ। उस लड़के को गुस्सा आता है और वो कहता है, अंधा है क्या बे, तेरे को अपनी जान नहीं प्यारी क्या। पर उसका डैड उसे तुरंत रोक देता है, ओए बोलना बंद कर, क्या तुम अंधे हो। जिसने तुम्हें धक्का मारा, एक बार उसके जूते देखो, कम से कम वो जूते 2 मिलियन के होंगे। ये कोई बहुत ही अमीर लड़का है। वो दोनों बाप बेटे मुझसे माफी मांगने लगते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। मैं बिंगशिंग के पास आकर उससे कहता हूँ, लोग यहाँ की मॉडल्स की खूबसूरती को देखकर हैरान हैं, पर जब मैं अंदर आया तब मुझे पता चला कि वो मॉडल्स तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। बिंगशिंग कहती है, मेरी तारीफ करना बंद करो, और इसका मतलब है कि तुम पूरे टाइम उन मॉडल्स को घूर रहे थे। उनमें से एक के तो कपड़े भी बहुत छोटे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने उसे घूर घूर के देखा होगा। बिंगशिंग का अफेक्शन वापस से बढ़ता है। मैं उससे कहता हूँ, नहीं, मैंने बस उसे थोड़ी देर ही देखा था। वो लड़की तुम्हारे क्लोज भी नहीं है। अगर तुम मॉडल होती और वैसी ही ड्रेस पहनी होती तो तुम्हारे आसपास पूरी भीड़ जमा हो जाती। ये सुनकर बिंगशिंग हंसने लगती और कहती है, पर मैं वैसे कपड़े नहीं पहनने वाली और मुझे उन कपड़ों में इमेजिन भी मत करना। बिंगशिंग का जो दोस्त होता है वो हमें दूर से देख रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं बिंगशिंग के साथ पहले से था तो बिंगशिंग उससे इतने अच्छे से बात क्यों कर रही है। खैर, मैं बिंगशिंग से कहता हूँ, क्या तुम मुझे ये जगह दिखाओगी। बिंगशिंग कहती है, मैं जरूर दिखाती, पर मैं यहाँ पर मेरी फैमिली के बिजनेस की वजह से आई हूँ।
तो मैं काफी बिजी हूँ, तुम जाओ और इस पूरी जगह को घूमो, तुम्हें हर जगह लग्जरी कार्स दिखेंगी। मैं उसकी बात पर एग्री करता हूँ और आगे जाने लगता हूँ। तभी बिंगशिंग के पास उसका दोस्त आता और कहता है, बिंगशिंग मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी पहले मदद करनी चाहिए थी। बिंगशिंग कहती है, कोई बात नहीं, अगर तुम मेरी मदद करते तो तुम्हारा बिजनेस खतरे में आ जाता, तुम्हें मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। बिंगशिंग अभी भी लिन चुआन को देखे जा रही होती है और ये बिंगशिंग का दोस्त नोटिस कर लेता है। वो अपने मन में कहता है, बिंगशिंग अभी भी उसे घूरे जा रही है और मेरी तरफ देख भी नहीं रही है, क्या लिन चुआन बिंगशिंग को पटा ले जाएगा। खैर आगे मैं 2 लग्जरी कार्स को पसंद करता हूँ और उन्हें तुरंत खरीद लेता हूँ। ये देखकर वहाँ की जो मॉडल्स होती हैं, मुझे देखकर उनका अफेक्शन बढ़ने लगता है, जबकि ये सारी मॉडल्स मेरे लिए स्ट्रेंजर्स हैं। इन लोगों ने मुझे 2 लग्जरी कार खरीदते हुए देखा, शायद से इसीलिए ये लोग मुझसे इंप्रेस हो गए हैं। तभी एक आदमी मेरे पास आता है और मुझसे कहता है, हेलो मिस्टर लिन, क्या आप हमारा हाउयन कार क्लब ज्वाइन करना चाहेंगे। ये सुनने के बाद मैं अपने मन में कहता हूँ, कार क्लब्स में हमेशा अमीर लोग होते हैं, मैं इस क्लब की मदद से बिजनेस कनेक्शंस बना सकता हूँ। मैं उस आदमी से कहता हूँ, हाँ क्यों नहीं, और मैं उसका वो क्लब ज्वाइन कर लेता हूँ। उस क्लब में सब लोग मेरा वेलकम करते हैं। वो आदमी सबको ग्रुप पर बताता है, मैंने 2 लग्जरी कार्स खरीदी, वो भी कैश में। वहाँ पर सब लोग मेरे लुक्स की भी तारीफ कर रहे होते हैं। तभी मैं एक एम्प्लॉय को बुलाता हूँ और उससे कहता हूँ, मेरे पास यहाँ पर 2 कार्स हैं और एक कार में मैं खुद आया हूँ, मुझे 2 ड्राइवर्स चाहिए जो कि इन कार्स को मेरे साथ मेरे घर तक ले जा सके। तभी एक लड़की कहती है, मैम मुझे ड्राइव करना आता है, मैं ये कर सकती हूँ। वो जल्दी से मेरे पास आती है और मेरा हाथ पकड़ लेती है और उसके तुरंत बाद एक और लड़की आती है और वो कहती है, दूसरी वाली कार मैं ड्राइव कर लूंगी, मुझे भी कार अच्छे से चलानी आती है। वो दोनों लड़कियां मेरे पास आकर मुझसे चिपक जाती हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, एक पर्सन एक कार चलाएगा। आगे मैं इन लड़कियों को लेकर एक मॉल में आ जाता हूँ। ये लड़कियां मुझसे कहती हैं, मिस्टर लिन हम लोग वॉशरूम होकर आते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है। उसके बाद जो अमीरों का क्लब मैंने ज्वाइन करा है, मैं उस मैसेज में कहता हूँ, क्या यहाँ पर किसी को बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के पास कोई खाने की अच्छी जगह पता है। एक अमीर आदमी मुझसे कहता है, तुम वहाँ पर यूशन पेविलियन में जाकर खा सकते हो, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन के लिए तुम्हें वहाँ पर मंथली 1 लाख खर्चा करना पड़ता है ताकि तुम वहाँ के प्राइवेट क्लब में जा पाओ, पर मैं वहाँ पर तुम्हें रिकमेंड कर दूंगा, तुम्हें वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, तुम बेफिक्र होकर वहाँ जाओ। मैं उनसे कहता हूँ ठीक है, आप मेरे लिए सब अरेंज कर देना। तभी इस मॉल के जितने भी लोग होते हैं उन सबका ध्यान मुझ पर आ जाता है। इन लोगों के साथ जून भी यहाँ पर होता है। एक लड़का मुझे देखकर कहता है, जरा उस लड़के को तो देखो, वो सर से पाँव तक ब्रांड्स में लदा हुआ है, उसकी हर एक चीज मिलियंस की होगी। मुझे देखने के बाद जून हैरान हो जाता है और वो कहता है, ये तो लिन चुआन है। कुछ लड़कियां मेरे लुक से भी इंप्रेस होती हैं। तभी लिन चुआन उस लड़की के पास जाकर कहता है, मैं उस लड़के को जानता हूँ, वो टोटली एक सिंप है, वो एक लड़की के पीछे 5 सालों तक पड़ा था, फिर भी उसे वो लड़की नहीं मिली, बल्कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई थी। ये सुनने के बाद एक ब्लैक टी शर्ट वाला लड़का कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। जून आगे कहता है, इस बंदे को तो फ्लर्ट करना भी नहीं आता है, ये तो पक्की बात है कि ये सिंगल है। पर तभी मेरे साथ जो 2 लड़कियां आई थी वो वॉशरूम से वापस आ जाती हैं और आते ही दोनों मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़ लेती हैं, जिसे देखकर वहाँ पर खड़े सारे लड़के हैरान हो जाते हैं। ब्लैक टी शर्ट वाला जून से कहता है, पर भाई तूने तो कहा था कि ये सिंगल होगा, तो इसके पास इतनी सुंदर लड़कियां कहाँ से आई, वो भी एक नहीं बल्कि 2-2। मैं उन लड़कियों से कहता हूँ, चलो यूशन पेविलियन में जाकर कुछ खाते हैं। एक लड़की ये सुनने के बाद कहती है, मुझे काफी जलन हो रही है, ये लोग तो यूशन पेविलियन में जा रहे हैं, एक ऐसी जगह जिसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सका। ये सुनने के बाद जून कहता है, आखिर यूशन पेविलियन में ऐसा क्या खास है, चलो मैं तुम लोगों को वहाँ पर ले चलता हूँ। आगे मैं उन लड़कियों को लेकर प्राइवेट क्लब में चला जाता हूँ। मेरे पीछे जून भी आता है, पर वो स्टाफ उसको वहीं पर रोक देता और कहता है, हमें माफ करेगा पर 2nd फ्लोर सिर्फ मेंबर्स ओनली है, वो सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि हर महीने यहाँ पर 1 लाख खर्चा करते हैं। ये सुनने के बाद जून कहता है, मेरा दोस्त यहाँ के मैनेजर को जानता है, तुम रुको मैं अभी तुम्हारी बात कराता हूँ। पर जिस दोस्त को जून मैसेज करता है वो दोस्त रिप्लाई में कहता है, अरे यार मेरे भाई तुम वहाँ पर नहीं जा सकता, तुम्हारी वहाँ पर जाने की हैसियत नहीं है। ये देखने के बाद जून को काफी गुस्सा आता है। सीन शिफ्ट होता है मेरे ऊपर। लियान मेरे पास आती है और मुझसे कहती है, मिस्टर लिन आप हमारे साथ कितना अच्छा बिहेव कर रहे हैं, मुझे ये बैग काफी पसंद है, क्या आप प्लीज इसे मेरे लिए खरीद देंगे। लियान का अफेक्शन पास से बढ़ जाता है और उसके साथ मैंगलन का अफेक्शन भी पास से बढ़ जाता है। लियान वापस से मेरा हाथ पकड़ती है और कहती है, मैंने एक घड़ी भी देखी थी जो कि मुझे काफी पसंद आई, क्या आप मेरे लिए वो खरीद देंगे। पर ये सुनने के बाद मैंगलन कहती है, मिस्टर लिन हमारे साथ पूरा दिन शॉपिंग कर रहे थे, वो जरूर से थक गए होंगे, अभी हम लोग रुक जाते हैं। लियान एक उदास चेहरा बना लेती है और कहती है, ठीक है मैं समझ गई। इन दोनों लड़कियों को देखने के बाद मैं इनके बीच का डिफरेंस बता सकता हूँ। मैंगलन को जो गिफ्ट्स मिलते हैं वो उन्हें अप्रिशिएट करती है, पर लियान और ज्यादा गिफ्ट्स की डिमांड करती है। भले ही मैं अभी अमीर हूँ पर फिर भी मुझे लियान जैसी लड़कियों के साथ नहीं रहना चाहिए। उसके बाद मैं उन लोगों से कहता हूँ, चलो अब वापस जाने का टाइम हो चुका है, और हम तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद मैं अपने घर आ जाता हूँ और अपने बेड पर लेट कर अपना फोन चला रहा होता हूँ। बस 30 अफेक्शन पॉइंट्स और बचे हैं मेन मिशन को कंप्लीट होने में। मैं ऑलरेडी कैंपस की 4 सबसे ज्यादा सुंदर लड़कियों को ऑलमोस्ट पटा चुका हूँ, अब बारी है 5वीं लड़की की। तभी मुझे उस 5वीं लड़की का मैसेज भी आ जाता है, लिन वूसा का। वो मुझसे कहती है, जैसा मैंने पहले कहा था उस हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट के बारे में, तुम हमारे साथ चलना चाहोगे। मैं उससे कहता हूँ हाँ क्यों नहीं, पर तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो। इस पर रिप्लाई करते हुए लिन कहती है, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, बल्कि अगर तुम आते हो तो मैं तुम्हारी कार में जा सकती हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है मैं समझ गया। लिन मुझे बताती है, ठीक है फिर कल मिलते हैं 5 बजे स्कूल के गेट के सामने। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन शाम में। लिन अपने दोस्तों के साथ खड़ी होती है, मैं भी वहाँ पर आ जाता हूँ और उन लोगों से कहता हूँ, मैंने देर तो नहीं करी। लिन का एक दोस्त कहता है, नहीं नहीं कोई भी देर नहीं हुई है। तभी उसका एक दोस्त मुझे अजीब नजरों से देखता है। उसके बाद एक ब्लैक कलर की कार से एक लड़का उतरता है। वो येलो शर्ट वाला लड़का तुरंत उसके पास भागते हुए जाता है और उससे कहता है, शाओ तुम आ गए, तुम्हारी कार तो काफी कमाल की लग रही है। उस येलो शर्ट वाले लड़के को शाओ की गुलामी करता देख मैं तुरंत समझ जाता हूँ ये बंदा चाटने वालों में से है। हम देखते हैं शाओ लिन को देखने के बाद कहता है, ओए वो सुंदर लड़की कौन है, क्या उसके साथ में जो लड़का खड़ा है वो उसका बॉयफ्रेंड है। येलो
येलो शर्ट वाला कहता है, शाओ तुम्हारी पसंद काफी कमाल की है। उस लड़की का नाम लेना है, वो हमारे डिपार्टमेंट में सबसे खूबसूरत है और वो लड़का जो उसके साथ खड़ा है वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं उस लड़के को जानता हूँ, वो बस एक लूजर है जो कि एक लड़की के पीछे 5 सालों तक पड़ा रहा, फिर भी वो उसे नहीं मिली। शाओ कहता है, ठीक है तुम मेरा इस लिन नाम की लड़की के साथ कुछ जुगाड़ करवाओ, अगर तुम ये काम कर देते हो तो मैं तुम्हें कार गिफ्ट में दे दूंगा। ये सुनकर वो येलो शर्ट वाला कहता है, अरे शुक्रिया ब्रो, ये काम हो जाएगा। वो येलो शर्ट वाले लड़का सबको बुलाने लगता है। वो बोलता है, चलो फैसला कर लेते हैं कौन कौन सी कार में जाएगा। ये सुनने के बाद मैं लिन से कहता हूँ, अच्छा तो तुमने मुझसे इसलिए कहा था कि तुम मेरी कार में आना चाहती हो। लिन कहती है, हाँ यही बात ही। वैसे तुम्हारे पास कौन सी कार है? मैं लिन से कहता हूँ, एक रेगुलर कार, बस नॉर्मल यूज के लिए। क्या वो चल जाएगी? लिन कहती है, हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, कम से कम हमारे पास कार तो है। वो येलो शर्ट वाला कहता है, शाओ कह रहा कि तुम सब इधर आओ, तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा क्या? तुम्हें उसकी कार में बैठना भी है कि नहीं? लिन मेरा हाथ पकड़ लेती और कहती है, मैं लिन चुआन के साथ जाऊंगी। ये सुनकर वो येलो शर्ट वाला थोड़ा गुस्सा होता और कहता है, क्या हुआ, तुम लोगों को लग्जरी कार में बैठने का शौक नहीं है क्या? शाओ के पास सबसे बेहतरीन कार है, वो 6 लाख युआन की कार है। तभी लिन के बाकी के जो 2 दोस्त होते हैं वो कहते हैं, लिन चुआन हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। मैं उन सबसे कहता हूँ, हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम सब मेरे साथ चल सकते हो। येलो शर्ट वाला जो कि शाओ के पास खड़ा होता है वो कहता है, आखिर ये लोग सोच क्या रहे हैं? अगर मुझे पता होता कि इन सबकी सोच गरीबों वाली है तो मैं इन्हें कभी लेकर ही ना आता। शाओ कहता है, कोई बात नहीं, उन्हें जाने दो, वो लोग खटारा कार में बैठना चाहते हैं। पर एक लड़की आकर कहती है, शाओ क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कार में चल सकती हूँ? शाओ उससे कहता है, हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, बैठ जाओ। येलो शर्ट वाला कहता है, भाई हम यहाँ पर इंतजार क्यों कर रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं। पर शाओ कहता है, नहीं नहीं थोड़ा रुक जाओ, हम यहाँ पर रुक कर देखते हैं कि वो कौन सी बेकार कार में जाने वाले हैं, उसके बाद हम उन पर हंसेंगे। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है लिन पर। वो मर्सिडीज को देखकर मुझसे कहती है, क्या तुम इसी कार को एक रेगुलर कार बोल रहे थे? मैं उससे कहता हूँ, क्या तुम्हें ये ड्राइव करनी है? उस कार को देखकर वो दोनों लोग भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अब शाओ और माबिन दोनों ही हैरान हो जाएंगे, चलो हम सब इस कार में बैठकर उनके पास जाते हैं। पर तभी लिन कहती है, एक सेकंड, तुमने मुझसे कहा था कि क्या मैं ये कार ड्राइव करना चाहती हूँ, क्या इसका मतलब था कि तुम्हारे पास और भी कार्स हैं? मैं उनसे कहता हूँ, वो देखो सामने, वो दोनों कार मेरी हैं। उन कार्स को देखने के बाद लिन कहती है, ये 3 लग्जरी कार सच में तुम्हारी हैं? शाओ उन लोगों का इंतजार कर रहा होता है। माबिन ये देखकर कहता है, भाई शायद उनकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही होगी। ये कहकर वो दोनों हंसने लगते हैं। पर तभी लिन मर्सिडीज को ड्राइव करते हुए इनके पास आती है, जिसे देखकर माबिन हैरान हो जाता है। शाओ भी काफी हैरान होता है और वो कहता है, पर तुमने तो कहा था कि वो गरीब है। और एक सेकंड रुको, आखिर लिन उस कार में अकेली क्यों है? तभी लिन के बाकी के 2 दोस्त मेरी दूसरी कार में आते हैं और वो लोग शाओ और माबिन को हाई करते हैं। इस कार को देखकर वो दोनों और हैरान हो जाते हैं। तभी मैं यहाँ पर अपनी लग्जरी कार में एंट्री मारता हूँ और कहता हूँ, इंतजार कराने के लिए माफ करना, अब हम लोग चल सकते हैं। शाओ और माबिन दोनों ही हैरान रह जाते हैं। हम तीनों अपनी अपनी कार में आगे निकल जाते हैं, उन लोगों को पीछे छोड़कर। शाओ माबिन से कहता है, अबे ओए तूने तो कहा था कि वो एक सिंपल लूजर है, उसके पास 3 लग्जरी कार्स हैं जो कि ऑलमोस्ट 20 मिलियन युआन की होंगी। माबिन कहता है, शायद से उन कार्स को उसने रेंट पर लिया होगा। ये सुनने के बाद शाओ कहता है, हाँ ये बात सच हो सकती है, पर ये किस तरह का पागल है जो कितनी महंगी कार्स को रेंट पर ले रहा है? अगर ये कार जरा सी भी डैमेज होती है तो इसकी तो पूरी जिंदगी की कमाई चली जाएगी उस कार को रिपेयर कराने में। उसके बाद वो दोनों भी अपनी कार में बैठकर हमारे पीछे आने लगते हैं। वो लोग एक विला के सामने रुकते हैं। माबिन कहता है, इस विला का मास्टर बेडरूम शाओ का होगा, इस विला में रूम काफी कम है तो हम सबको एक साथ रहना होगा। शाओ लिन से कहता है, तुम चाहो तो मेरे रूम में रह सकती हो, ये विला काफी लग्जरी है, तुम लोगों को ये रोज रोज देखने को नहीं मिलता होगा। पर तभी मैं सबको बताता हूँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक विला रेंट पर ले लिया है और वो काफी बड़ा है और उसमें रूम्स की भी कोई कमी नहीं है, जिसको जो रूम चाहिए वो ले ले। ये सुनकर लिन हंसती है, उसकी अफेक्शन वापस से बढ़ती है। शाओ को ये देखकर काफी गुस्सा आता है और वो अपने मन में कहता है, ये लड़का मेरा हर एक प्लान बर्बाद कर रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है हॉट स्प्रिंग में। लिन और बाकी की लड़कियां अपने कपड़े बदलकर हॉट स्प्रिंग की तरफ आ रही होती हैं। लिन काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। शाओ उसे देख रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, वाह यार क्या लड़की है। वो उसके पास जाता है और लिन से कहता है, हे लिन चलो हॉट स्प्रिंग में साथ में चलते हैं। पर लिन उसको मना कर देती है और सीधा लिन चुआन के पास चली जाती है। और जब वो वहाँ पर जाकर लिन चुआन की बॉडी को देखती है तब वो हैरान होकर कहती है, तुम्हारी बॉडी कितनी अच्छी है, मैंने इसे पहले नोटिस क्यों नहीं करा। वो मेरी बॉडी को टच भी करती है और इससे उसका अफेक्शन भी बढ़ जाता है। मैं अपने मन में सोचता हूँ, मैंने जो स्टेट्स पॉइंट्स यूज करे थे वो फाइनली अब काम आ रहे हैं। मैं लिन से कहता हूँ, मैं कुछ दिनों से वर्कआउट कर रहा हूँ और वैसे भी परफेक्ट बॉडी तो तुम्हारे पास है। हम दोनों बातें कर रहे होते हैं। शाओ ये देखकर अपने मन में कहता है, लिन अगर तुम मुझे इग्नोर कर रही हो तो मैं किसी और लड़की को अपने साथ ले लूंगा। जो लड़की शाओ के साथ आई होती है, शाओ उससे पूछता है, हे क्या तुम मेरे साथ हॉट स्प्रिंग में चलोगी? पर वो लड़की भी उसको मना कर देती है। लिन और मैं जाकर हॉट स्प्रिंग के मजे लेने लगते हैं और बैठकर खूब सारी बातें भी करते हैं। शाओ अभी भी हॉट स्प्रिंग के बाहर होता है और वो कह रहा होता है, ये लड़कियां बहुत ज्यादा अजीब होती हैं, इन्हें हमेशा हैंडसम लड़के ही पसंद आते हैं। तभी शाओ यहाँ पर एक अमीर आदमी के बटलर को आता देखता है और वो समझ जाता है कि ये बटलर किसका है। जब हम सब हॉट स्प्रिंग के मजे ले रहे होते हैं तब शाओ उस बटलर के साथ आता और कहता है, तुम सब हॉट स्प्रिंग